For more episodes, subscribe K Novels Hindi channel. हेलो दोस्तों, इस चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, इसलिए मैंने एक हफ्ते तक वीडियो नहीं डाली। अब से आपको डुअल कल्टीवेशन और पास्ट लाइफ सागा जैसी ऐसी एपिसोड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एपिसोड डालने से मुझे गाइडलाइन स्ट्राइक आ रही है। आपको हमारी दूसरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैंने लिंक दे दिया है। आप कम्युनिटी टैब पे जाइए, आपको मिल जाएगी और वीडियो अपलोड होती रहेगी। अगर ये चैनल उठ भी गया फिर भी सेकेंड चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। माई वाइफ इज़ ब्यूटीफुल गॉडेस एपिसोड 81 से 90 तक अपलोड मैंने मेरी दूसरी चैनल पे कर दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं। माई वाइफ इज 5 ब्यूटीफुल गॉडेस एपिसोड 91 से 100। एलेक्स ने आलस्य से अपनी पीठ खींची, जिससे हल्की सी कर्कश ध्वनि हुई। उन्होंने कुछ दिनों से प्रशिक्षण नहीं लिया था, जिससे उनकी मांसपेशियां सख्त हो गई थीं। युद्ध की तैयारी के कारण कुछ दिनों तक पूरी राजधानी सक्रिय रही। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एलेक्स सारा खाना और जरूरी चीजें भर लेना चाहता था। भले ही वह जीत के प्रति 100% आश्वस्त हो, फिर भी वह सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बनाएगा। एलेक्स रिया के साथ नवनिर्मित गोदाम में चला गया, जो लकड़ी के बक्सों और बक्सों से भरा हुआ था। एलेक्स की आंखें चमक उठी, जो उत्तेजना से भरी हुई थीं। इन लकड़ी के बक्सों के अंदर उसका खजाना और खेलने की चीजें थीं, जिनके साथ वह कहर ढाने वाला था। नहीं, उसका मतलब था कि वह इधर उधर खेलने और कुछ मौज मस्ती करने जा रहा था। एलेक्स उस स्थान की ओर चला और कपड़े का तार खींच लिया। एक कांच का फ्रेम दिखाई दिया और उसके अंदर एक विशाल भारी धातु का कवच था, जो सूरज की किरणों के नीचे शानदार ढंग से चमक रहा था। एलेक्स ने कांच का दरवाज़ा खोला और उसकी मोटाई महसूस करने के लिए कवच पर थपथपाया। उसमें से एक टैंक टैंक ध्वनि निकली और उसे सुनकर एलेक्स ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि एलेक्स को कवच का प्रदर्शन करना पसंद है, लेकिन उसे कवच पहनकर लड़ना पसंद नहीं है, जिससे उसे काफ़ी आरामदायक महसूस होता है और भारीपन के कारण उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन एक पूर्ण युद्ध में जहां दुश्मन हर जगह से आप पर हमला करते हैं और आपको हजारों दुश्मनों के बीच लड़ना पड़ता है, आपको सुरक्षा के लिए इसे पहनना चाहिए, जो प्रभाव को कम कर सकता है और महत्वपूर्ण समय पर आपके जीवन को बचा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे ये सोचकर अनदेखा कर देते हैं, बेकार, क्योंकि भारी कवच उन्हें नीचे खींच लेता है। एलेक्स अगली जगह के सामने खड़ा था, जो तलवारों का स्टैंड था। उसके सामने एक विशाल भूरे रंग की चांदी की तलवार रखी हुई थी, जो कि वर्तमान समय में सबसे अच्छे स्टील से बनी थी। इस पर पैटर्न की कई परतें बनी हुई थीं, जो कई परतों के लिए दमिश्क स्टील के उपयोग का प्रभाव था। यह एक बहुत बड़ी तलवार थी, जो प्रभुत्व के लिए बनाई गई थी। यद्यपि ब्लेड मोटा था, फिर भी वह काफ़ी तेज था। एलेक्स महान तलवार को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, जितना बड़ा उतना अच्छा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एलेक्स की बातें सुनकर रिया ने आश्चर्य से पूछा। एलेक्स मुस्कुराया और उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटकर उसे करीब खींच लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। वह धीरे से बुदबुदाया, क्या आपको हाल ही में यह अनुभव नहीं हुआ कि बड़ी चीज़ें कितनी बेहतर होती हैं? एलेक्स की बातें सुनकर रिया तुरंत शर्मा गई और उसका चेहरा लाली से तपने लगा। उसने एलेक्स की छाती पर अपनी छोटी सी मुट्ठी मारी और उसे धक्का दिया। मेरे नाथ, दिन दहाड़े ऐसी बातें मत कहो। अगर किसी ने आपकी बात सुन ली तो क्या होगा? रिया शर्म से भरे अपने लाल चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं है, एलेक्स बोला और रिया के सिर पर हल्की सी थपकी देते हुए उसे चूम लिया। काफ़ी देर तक रिया के साथ खेलने के बाद उसके जाने का समय हो गया था, क्योंकि उन्हें इस बात का ध्यान रखते हुए जल्दी से एक बड़ी दूरी तय करनी थी कि कोई उनकी गतिविधियों का पता न लगा सके। अब समय आ गया था कि वह अपनी अगली यात्रा शुरू करें और अपनी दूसरी पत्नी से मिलें। एक छोटे शहर में दो आदमी शराब खाने की ओर चले, जो चर्चा का गर्म विषय था। बाहर से ये लोगों जैसा विनम्र और घर जैसा दिखता है। छोटे पत्थर और विशाल पत्थर के तख्ते इमारत की अधिकांश बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं। ऊंची खिड़कियों से देखना लगभग असंभव है, लेकिन भीतर से आने वाली उत्साही आवाज़ें बाहर महसूस की जा सकती हैं। जैसे ही आप भारी धातु के दरवाजे से शराबखाने में प्रवेश करते हैं, नाचते हुए लोग और ताली बजाते हुए आपका स्वागत करते हैं। बारटेंडर कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी मित्रवत सिर हिलाकर आपका स्वागत करता है। यह अंदर से उतना ही आकर्षक था जितना बाहर से। संगमरमर के खंभे ऊपरी मंजिल और उनसे जुड़ी छोटी रोशनी की पंक्तियों का समर्थन करते हैं। दीवारें पेंटिंग्स से भरी हुई हैं। शैली को देखते हुए वे सभी एक ही व्यक्ति, शायद मालिक द्वारा बनाई गई हैं। मधुशाला खचाखच भरी हुई थी। पर्यटक यहाँ के प्राथमिक ग्राहक प्रतीत होते हैं, जिसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि आप आश्वस्त हैं कि ऐसा नहीं है। कई लंबी लंबी मेज़ों पर लोगों का एक बड़ा समूह बैठा हुआ प्रतीत होता है। अन्य छोटी मेज़ों पर भी वे लोग बैठे हैं, जो एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। हालांकि वे अजनबी प्रतीत होते हैं जो यहाँ मिले हैं।
दोनों ने एक टेबल बुक की और उस पर बैठकर मंच पर होने वाले अद्भुत शो का इंतजार करने लगे। कई लोगों ने इस शराबखाने के बारे में अफवाहें सुनी हैं। माना जाता है कि यह किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको याद नहीं है कि किस लिए। हालांकि जिस देवदूत की आवाज़ ने अभी अभी गाना शुरू किया है, उसे देखते हुए ये गायक प्रसिद्ध होना चाहिए। कई लोग सीट ढूंढने और निस्संदेह एक शानदार शाम होने की तैयारी करने में कामयाब रहे। मंच पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी ने लंबे बालों के साथ एक सुंदर देवदूत जैसी लड़की के साथ लूटपाट की, जिसके चेहरे पर ठंडे भाव थे। दोनों ने एक्टिंग शुरू की तो बैकग्राउंड में एक गाना शुरू हो गया, जो और भी आकर्षण बढ़ा रहा था। एलेक्स को ये जगह उसकी आंखों के लिए अजीब सी सुखद लगी। पारंपरिक शराबखानों और बारों के विपरीत, जहां घृणित मैल के साथ साथ शराब और धुएं की दुर्गंध आती थी, ये जगह सभ्य लोगों से भरी हुई थी। इसके अलावा एलेक्स कई शहरों में चल रहे नाटक और अभिनय को देखकर आश्चर्यचकित था। उन्होंने ये भी पाया कि यह महामहिम कैथरीन ही थी जो मनोरंजन के इन विचारों के साथ आईं। सबसे पहले एलेक्स ने सोचा कि कैथरीन को अपना पिछला जीवन याद हो सकता है, लेकिन उसने इन विचारों को दूर कर दिया क्योंकि उसकी दुनिया में भी फिल्मों और ओपेरा की अवधारणा शुरू से मौजूद नहीं थी और धीरे धीरे लोगों की सोच के सामने आ गई। इसलिए कैथरीन के लिए, जो बुद्धि की देवी का अवतार थी, ऐसे उपायों के साथ आना अजीब नहीं होगा। वर्तमान में वह राइट की सीमा पर एक छोटे से शहर में था और एलेक्स कैथरीन द्वारा राइट में लाए गए अंतर को महसूस कर सकता था, जो काफ़ी अद्भुत था। अपराध दर कम थी और लोग यहाँ अधिकतर खुश थे। एलेक्स ने इस प्रसिद्ध शराबखाने के बारे में अफवाहें सुनी, जिसके कारण वह खुद को यहाँ आकर देखने से रोक नहीं पाया। सड़कें साफ सुथरी थीं और सड़क पर आपको शायद ही कोई भीख मांगता हुआ मिले। संक्षेप में, ये स्थान आम लोगों के लिए आनंदमय और स्वप्नलोक था। एलेक्स ने बुदबुदाते हुए कहा, शायद भाग्य इन लोगों को खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें युद्धों से अलग करना चाहता था। एलेक्स ने अपनी सेना को कई भागों में विभाजित कर दिया था, जो सीमा पर अलग अलग दिशाओं में चले जाते थे और अपनी गतिविधियों को पकड़े जाने से बचाने के लिए पूर्व निर्धारित स्थानों पर इकट्ठा होते थे। एलेक्स अपनी भागीदारी के बारे में राइट को भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जोखिम नहीं ले सकता था। आखिर कौन जानता है कि कौन गद्दार कहाँ छिपा है। एलेक्स और मोडिक उस जगह का आनंद लेने के बाद जाने वाले थे, जब गाने का अंत सुनकर एलेक्स के कदम रुक गए, जिससे वह कुछ देर के लिए रुक गया। कुछ लोग प्यार से शादी करते हैं, जबकि कुछ लोग जबरदस्ती शादी करते हैं, जबकि कुछ शादियां स्वर्ग से तय होती हैं। भले ही कुछ शादियां स्वर्ग द्वारा बनाई गई एक आदर्श जोड़ी होती हैं। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कौन सही है और कौन गलत, इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिरकार कभी कभी प्यार के लिए हार मान लेना कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए अपना हाथ थामें और अपना सब कुछ देकर जीवन की यात्रा पर चलें। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जॉर्ज के किले से पहले राइट किंगडम की सीमाओं के पास सबके कान शोकपूर्ण चीखों और युद्ध के ऊंचे स्वरों से भर गए। हमलावर और रक्षक दोनों ही अपने शस्त्रागार में जो कुछ भी मिला दे रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जहां या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। काले शूरवीर कवच पहने दुश्मनों की लहरें सुनामी की लहर की तरह किले पर हमला कर रही थीं। फिलहाल लड़ाई दो मोर्चों पर चल रही थी, एक दीवार पर थी तो दूसरी बड़ी दीवारों के नीचे जा रही थी। वहां 3 विशाल घेराबंदी वाली युद्ध सीढ़ियां थीं जो युद्ध राक्षसों की तरह थीं और सीढ़ी पर कांटे लड़ाई के किनारों पर झुके हुए थे, जो लगातार दीवार के रक्षकों से लड़ने के लिए और अधिक दुश्मनों को भेज रहे थे। हुक्स ने घेराबंदी की सीढ़ियों से छुटकारा पाना कठिन बना दिया था और लगभग 200 दुश्मनों का एक दस्ता जमीन पर सीढ़ियों की रक्षा के लिए आक्रामक तरीके से लड़ रहा था, जिसे कुछ दूरी पर अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक शत्रु महल की दीवारों पर चढ़ गए। ये जॉर्ज किले के लिए अच्छी स्थिति नहीं थी। किले के सैनिकों की तुलना में 4 गुना अधिक दुश्मन थे। जैसे ही सैनिक जो पहले से ही थके हुए थे उन्हें पीछे धकेला जा रहा था, प्रकाश की एक पीली किरण चली, जिसने एक पल में 10 स्क्वायर रैंकों को काट डाला। एक आकृति दिखाई दी जिसका हर कदम काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह दुश्मन के पास से गुजरी, उसका एक सिर जमीन पर गिर गया। उसने अपनी तलवार एक गंभीर रीप की तरह लहराई। तलवार पकड़ने का उनका तरीका बिल्कुल उत्तम था और यहाँ तक कि जो लोग इसके नीचे मर गए, वे भी तलवारबाजी के ऐसे सुंदर प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। बजना क्रिस्टीना को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया क्योंकि 2 मास्टर रैंक प्रकट हुए और उस पर हमला कर दिया। अपने शरीर को बगल में झुकाते हुए उसने पर्याप्त क्षण उत्पन्न करने के लिए खुद को घुमाया और अपनी तलवार को पीले रंग की आभा से ढक दिया और उन दोनों पर वार कर दिया। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। क्रिस्टीना ने मास्टर रैंकों को दीवारों के किनारे तक धकेलते हुए जोरदार वार किया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खत्म कर पाती, दोनों मास्टर रैंक अज्ञात कारण से मुस्कुरा दिए। मुझे नहीं पता था कि युद्ध क्षेत्र की देवी शिष्य श्रेणी में आ गई थी। आशा है कि देवी हमें संभाल सकेंगी ताकि हम कुछ मजा कर सकें।
काले कवच वाला मास्टर रैंक वाला योद्धा बुदबुदाया और उसकी ओर कूद पड़ा। क्रिस्टीना ने किले के दृश्य को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वह उनकी स्थिति के बारे में सोचने लगी। उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एमिडॉन ने अपने गुप्त हथियार नहीं निकाल लिए। समसामयिक घटनाओं से एक दिन पहले गेरोगे का किला नदी के तट पर स्थित था। क्रिस्टीना के मार्गदर्शन में नए भर्ती किए गए सैनिक जो टहनियों की तरह कमजोर थे, उनमें जबरदस्त सुधार हुआ और जल्द ही राइट के स्तंभ बन सकते थे। पर्याप्त समय के साथ उनमें से प्रत्येक शिष्य रैंक के शिखर तक पहुंच सकता था और उनमें से कुछ मास्टर रैंक तक भी पहुंच सकते थे। दुख की बात है कि युद्ध जल्दी शुरू हो गया। दीवारों के शीर्ष पर एक राजसी आकृति खड़ी थी जिसने चमड़े का पतला कवच पहना हुआ था जिससे उसका शरीर और अधिक सुडौल दिखता था। उसके कमर तक लंबे सुनहरे बाल और सुनहरी चमकती आंखें थीं। वह सामान्य महिलाओं की तुलना में काफ़ी लंबी थी और उसकी ऊंचाई 181 सेमी थी और उसके लंबे पतले पैर थे। दीवार पर खड़े होकर उसने तेजी से आ रही सेना को देखा, जिन्होंने अपना आधार नदी के विपरीत बना लिया था, जिसका जलस्तर सूरज की तीव्र गर्मी के कारण कम हो गया था। उनकी वास्तविक संख्या क्या है? उसने ठंडी उग्रता से पूछा। मुख्य कमांडर, हमारे सूत्रों के अनुसार उनके पास लगभग 3500 सैनिक हैं, एक आदमी पीछे से बोला। क्रिस्टीन ने मन में हिसाब लगाते हुए सिर हिलाया। उनकी ओर से लगभग 900 सैनिक हैं। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी और यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है। हमारी तरफ से तैयारियां कैसी हैं? सब कुछ आपके आदेशानुसार किया गया है। महामहिम कैथरीन के बारे में क्या? महामहिम ने एमिडॉन सैनिकों को कम से कम 5 दिनों तक यहाँ रोकने के लिए कहा था। चूंकि युद्ध सभी युद्ध मोर्चों पर छिड़ा हुआ है, इसलिए सुदृढ़ीकरण आने में कुछ समय लगेगा। क्रिस्टीना ने सिर हिलाया और कैथरीन की योजनाओं को समझ गई। एमिडॉन ने किले को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी, इसलिए फिलहाल वे अपनी पूरी ताकत से अन्य युद्ध मोर्चों पर हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते जो हमें जवाबी हमला करने की अनुमति देता। आखिरकार युद्ध केवल संख्या के बारे में नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास अधिक संख्या में सैनिक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक ही बार में अपनी सभी सेनाओं का उपयोग कर सकता है। भोजन, राशन, हथियार आपूर्ति, सेना एकत्रित करते समय ये सब ध्यान में रखना पड़ता था। लाल किनारों वाला सुनहरे रंग का कवच पहने क्रिस्टीना किले के कई अन्य योद्धाओं के साथ सबसे आगे खड़ी थी। उसके कमर तक लंबे बाल एक जूड़े में बंधे हुए थे और भले ही उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, उसकी बर्फ सफ़ेद त्वचा सूरज के नीचे चमक रही थी, जो उसकी सुनहरी आंखों के साथ उसके सुनहरे बालों को उजागर कर रही थी, जबकि एक सुनहरी ब्लेड वाली तलवार उसके पास से लटक रही थी। कमर ऐसी लग रही थी मानो वह म्यान से बाहर आकर शत्रुओं का रक्त पीना चाहती हो। एक हल्की हवा उसके गालों से होकर गुजरी, जिससे उसके बिखरे हुए बाल लहराने लगे, जबकि उसने समझदार आंखों से अपने सामने का दृश्य देखा। तनाव स्पष्ट था क्योंकि मैना पीछे की ओर घूम रही थी, क्योंकि सभी 900 सैनिकों ने आक्रमणकारियों को रोकने की कोशिश में अपना दबाव कम कर दिया था। दीवार के शीर्ष पर मौजूद जादूगरों ने हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम देने के लिए मंत्रों को तत्काल सक्रिय करने के लिए अपने जादू के कर्मचारियों को उठाया। तनावपूर्ण युद्ध के मैदान पर विशाल सेना में से एक आदमी निडर होकर निकला और किले की दीवार के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा। क्रिस्टीना, जो युद्ध की देवी के रूप में जानी जाती थी, हम आपकी समझ चाहते हैं। हम रक्त स्नान नहीं चाहते। हम यहाँ सिर्फ उस जमीन को लेने के लिए आए हैं जिस पर हमारा हक है। यदि आप अभी आत्मसमर्पण करते हैं तो न केवल आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं, बल्कि महामहिम एमिडॉन आपको एमिडॉन सेना में एक उच्च पद देंगे और आपके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। मैंने मना कर दिया। युद्ध के मैदान के शीर्ष पर एक ठंडी तेज आवाज़ सुनाई दी जो अपने भीतर एक प्रभावशाली आभा ले गई। मैडम क्रिस्टीना, जल्दबाजी मत करो। हम नहीं जानते कि आप यहाँ इस टूटे हुए छोटे साम्राज्य में क्यों रह रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि भविष्य में एमिडॉन गौरवशाली होगा और टियर 1 तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रतिभा और नेतृत्व के साथ महामहिम आपको अपने शाही हरम में भी स्वीकार कर सकते हैं और आप बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी सकते हैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसे रोक दिया गया क्योंकि भाला इतनी तेजी से उड़ा कि बिजली उसके गालों के पास से गुजर गई और उसे गहरा घाव हो गया। जब वह आंखों में गुस्से के साथ दीवारों की ओर देख रहा था तो उसके घाव से खून बह रहा था। मैं तो बस एक विनम्र संदेशवाहक हूँ। आप किसी दूत पर कैसे हमला कर सकते हैं? तुम तो महज एक संदेशवाहक हो, तभी तो जीवित हो। यदि युद्ध पहले ही शुरू हो गया होता तो आपका सिर पहले से ही उड़ रहा होता। इसके अलावा आपके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन हैं, इससे पहले कि आपका सिर जमीन पर लुढ़क जाए, क्रिस्टीना ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा और पीछे मुड़कर सैनिकों को तैयार होने का आदेश देते हुए वापस चली गई। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमिडॉन की सेना अंततः प्रकट हुई और युद्ध का बिगुल बजा दिया। दूरी में एक घने काले बादल ने घास के मैदानों को ढक लिया था, जो करीब आने पर सूर्य की किरणों को धुंधला कर रहा था।
क्रिस्टीना ने विशाल लाइनअप को देखा और अपना हाथ उठाकर सैनिकों को कमर कसने का संकेत दिया। उसने सेना को 3 भागों में बांट दिया था। जबकि 300 सैनिक दीवारों के शीर्ष पर थे, अन्य 400 सैनिक जमीन पर पूरी तरह से युद्ध सामग्री से लैस थे। अगर एमेडॉन ने किले के द्वार तोड़ दिए, शेष अभी संदेशवाहक के रूप में कार्य करेंगे और आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रहेंगे। आसपास के ग्रामीण और किले के अंदर के सभी लोग पहले ही उन लोगों को छोड़कर वहां से चले गए थे जो युद्ध में हाथ बटाना चाहते थे। भले ही वे सैनिक नहीं थे और न ही उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था, वे विविध कार्यों में मदद करना चाहते थे। कार्य मास्टर रैंक का योद्धा, जिसका नाम फ्रैंक था, उसके पास खड़ा था, पीछे मुड़ा और चिल्लाया, तीरंदाज अपनी स्थिति ले लें और दुश्मनों पर गोली चलाने के लिए खुद को तैयार करें। जादूगर अपना जादू चलाना शुरू कर देते हैं। धनुर्धारियों ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच ली और आकाश की ओर धनुष उठाकर सेना पर तीर चलाने लगे। स्विश 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 स्विश। दूसरी ओर के सेनापति ने जोर से चिल्लाकर कहा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कमांडर की आवाज गरजी और सैनिकों ने निडरता से जवाब दिया। तलवारें खींच ली गईं, ढालें उठा ली गईं और वे अपनी ढाल उठाकर विशाल दीवारों की ओर बढ़ने लगे। किले से छोड़े गए तीर आसमान की ओर उठे और कीड़ों के एक विशाल झुंड की तरह एमेडॉन के आगे बढ़ते सैनिकों पर टूट पड़े और उनकी ढालों से टकरा गए। टैंग! जैसे ही तीर ढालों से टकराए, धातु के टकराने की भारी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। कुछ तीर ढाल पर गिरे और उससे टकराने के बाद उछल गए, जबकि कुछ तीर सैनिकों की सुरक्षा को भेद गए और उनकी त्वचा में छेद कर गए, जिससे उन्हें गंभीर घाव हो गए। जब एमेडॉन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी तरफ का तीरंदाज स्थिर नहीं रहा और उसने किले की दीवार के ऊपर से तीरंदाज की ओर तीर चलाए, लेकिन इतनी दूरी से अधिकांश तीर या तो उन तक नहीं पहुंच पाए या चूक गए। एमेडॉन को ज्यादा हताहत नहीं होना पड़ा और वह विशाल ढालों के पीछे छिपकर दीवारों के काफी करीब पहुंचने में सक्षम हो गया। वे काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और यथासंभव सतर्क रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे किले की दीवार से लगभग 200 मीटर दूर थे, एक विशाल आग का गोला उनके सामने आकर गिरा और विस्फोट हो गया। बूम बूम! विस्फोट के दायरे में मौजूद सैनिक उड़ गए और चिथड़े की गुड़िया की तरह हवा में उछल गए, और जो लोग सीधे आग के गोलों की चपेट में आ गए, वे मौके पर ही जलकर मर गए। अर्घ! क्वैक! प्राणघातक विलाप के साथ पीड़ा की तीव्र चीखें गूंज उठीं। जो सैनिक घातक हमले से बचने में सक्षम थे, वे चिल्लाए और चिल्लाए, लेकिन उनके पीछे हटने से पहले ही तीरंदाजों ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। भारी मात्रा में मैना ने वातावरण को हल्का सा हिला दिया, क्योंकि दीवार से प्रकाश की कई चमकें नीचे गिरीं और रोशनी के प्रक्षेपण ने नीचे आकर तबाही मचा दी। बूम 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 बूम! बमबारी जारी रहने से चारों ओर धूल और मलबा उड़ गया। बड़े बड़े गड्ढे बन गए और उसके बाद एक छोटी सी शॉकवेव आई जिसने पूरी जगह को हिलाकर रख दिया। आगे बढ़ रहे सैनिकों की कतार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि विस्फोटों से वे इधर उधर बिखर गए। जादूगरों के शक्तिशाली जादू से पहले वे कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य थे जिन्हें जादूगर लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग करते थे। आक्रमण करने में शक्तिहीन और बचाव करने में असहाय। मांस की जली हुई गंध वातावरण में व्याप्त थी, जो आगे बढ़ रहे सैनिकों की गंध की अनुभूति को प्रभावित कर रही थी। दीवारों के शीर्ष पर मौजूद सैनिक मुस्कुराए, क्योंकि सेना को पीड़ित होते और इतने सारे सैनिकों को खोते हुए देखकर उनका मनोबल बढ़ गया था। यह मान लेना सुरक्षित था कि उन्होंने पहला मुकाबला लगभग जीत लिया था, और उन्हें यकीन था कि एमेडॉन के सैनिकों का मनोबल अवश्य गिर जाएगा। उन्होंने यही सोचा था, हालांकि यह वास्तविकता से काफी दूर था। धनुर्धारियों के विपरीत, जादूगरों ने शुरू से ही जादू नहीं चलाया। जादूगर सैनिकों के करीब आने और अंतिम प्रयास करने की प्रतीक्षा करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। क्रिस्टीना के बगल में मास्टर रैंक ने संतुष्ट भाव से दृश्य को देखा। राइट के पास लगभग 40 जादूगरों का एक दस्ता था, जिनमें से 15 क्रिस्टीना की तरफ मौजूद थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि महामहिम कैथरीन को इस तरह की उम्मीद थी और इसीलिए महामहिम ने उनके साथ इतने सारे जादूगर छोड़े थे। एक अकेला जादूगर युद्ध के मैदान का परिणाम बदल सकता है। फ्रैंक की बातें सुनकर क्रिस्टीना कुछ नहीं बोली और बस युद्ध के मैदान को देखती रही। उसने एमेडॉन सैनिकों के पहले 400 बैचों को देखा जो पूरी तरह से मिटा दिए जाने वाले थे। फ्रैंक, तुम्हें अब ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्रिस्टीना पीछे मुड़ते हुए बोली। असली युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। सैनिकों का ये जत्था सिर्फ तोप का चारा था जिन्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया था, जबकि मुख्य बल हमारी ताकत देख रहा था। क्या? क्रिस्टीना की बातें सुनकर फ्रैंक घबराकर चिल्लाया। कमांडर इन चीफ, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? क्रिस्टीना ने सिर हिलाया और बोली, अगर मैं सही अनुमान लगा रही हूं तो वे वर्तमान में दीवारों को तोड़ने की योजना बना रहे होंगे। जहां दीवारों के ऊपर खुशी का माहौल था, वहीं एमेडॉन बलों के तंबू में एक गंभीर चर्चा हो रही थी। तो स्थिति कैसी है? एक आदमी ने कठोर भाव से पूछा। उनके शरीर से तीव्र उग्र आभा निकल रही थी और उनकी ताकत मास्टर रैंक के चरम पर थी,
लेकिन उनका आचरण मास्टर रैंक जैसा नहीं लग रहा था। यह कोई गंभीर बात नहीं है। भेजे गए सभी आदमी मर चुके थे। यह महज एक मामूली हानि है। तो सभी बेकार लोग मर गए। वह आदमी नक्शा देखते हुए बोला, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? जनरल ने सिर हिलाया और बताया, सर, हमने पाया कि उन्होंने दीवार के तटबंधों पर जमीन खोदकर एक बड़ा गड्ढा बना दिया है ताकि हम जबत की गई सीढ़ियों का उपयोग न कर सकें। अच्छा, ऐसा है? उस आदमी ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सिर हिलाया। दीवार को गिराने के लिए उनका उपयोग करें। दोनों जनरलों को हमला करने और मैदान भरने के लिए जादूगरों को साथ लेने का आदेश दें। भोर होने से पहले हमला करो। क्रिस्टीना की वर्तमान ताकत का परीक्षण करने का प्रयास करो। हालांकि जब उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र बल छोड़ा तो वह अपाहिज हो गई थी, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अधिक ठोस आधारों के साथ फिर से रैंक हासिल करना शुरू कर दिया होगा। अब तितर बितर हो जाओ, आदमी चिल्लाया। जी श्रीमान। जैसे ही लोग चले गए, उस आदमी के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। युद्ध का नतीजा कल तक तय हो जाना चाहिए। इस समय तक गुप्त दस्ते ने पहले ही चाल चल दी होगी और सबसे महत्वपूर्ण शतरंज मोहरे को नीचे ले लिया होगा। आदमी ने आह भरी। जैसा कि वह पहले से ही जानता था, जो कोई भी उसकी तरफ से लड़ रहा था वह सिर्फ तोप के चारे थे जिनकी जीत या हार कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देगी। आखिर प्रयोग की सफलता से युद्ध का परिणाम तो पहले ही तय हो चुका था। संतुष्ट भाव के साथ उसने अपने हाथों को पीछे की ओर इशारा किया, जबकि कई लड़कियां मौजूद थीं जो उसकी ओर बढ़ीं और शराब डालने लगीं। कल एक दिलचस्प दिन होगा। चलो देखते हैं क्रिस्टीना, तुम कितनी सख्त हो। वह आदमी कप उठाते हुए और एक घूंट पीते हुए बुदबुदाया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूम! रात के अंधेरे में छाए सन्नाटे को चीरते हुए गड़गड़ाहट की तरह गूंजने वाले विस्फोट से पूरा किला हिल गया। क्रिस्टीना, जो अपने कार्यालय के अंदर किले के अंदर थी, अचानक गगनभेदी दहाड़ सुनकर उठी और दीवार की ओर दौड़ पड़ी। क्या हुआ? क्रिस्टीना ठंडी आवाज में चिल्लाई, जबकि उसने दीवार के ऊपर फैलती हुई भीषण आग को देखा। हमें नहीं पता क्या हुआ। हमने अभी देखा कि रात के अंधेरे को चीरती हुई कोई चीज़ दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर आई और दीवार के एक हिस्से में विस्फोट हो गया। घायलों का इलाज करते समय सैनिक सारांश देते हैं, अज्ञात हमले के कारण कई लोग घायल हो गए हैं और गंभीर रूप से झुलस गए हैं। क्रिस्टीना आग की लपटों के समुद्र की ओर चली और दूर तक देखा। अधिकांश युद्ध शाम होते होते रुक गए और सूर्य के उगने के साथ ही जारी रहे। सूर्योदय होने में अभी 1 घंटा बाकी था और एमिडॉन ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। जैसे ही क्रिस्टीना ने एमिडॉन की सेनाओं को घूरते हुए दृश्य का अवलोकन किया, उसने आग की एक विशाल किरण को अपनी ओर आते देखा। क्रिस्टीना घबराई हुई आवाज में चिल्लाई और दीवारों के बाएं हिस्से की रखवाली कर रहे बलों को सतर्क कर दिया, बाएं मोर्चे को जल्दी से खाली करो। क्रिस्टीना की तेज आवाज सुनकर वहां तैनात सैनिक पीछे हट गए और तेजी से पीछे हट गए, लेकिन इससे पहले कि वे सुरक्षित दूरी तक पहुंच पाते, प्रकाश की किरण दीवारों से टकरा गई और दीवार का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। अचानक हुए धमाके से वहां तैनात जवानों के होश उड़ गए और वे हवा में उछल गए। विस्फोट की तेज लहरों से किले की पूरी दीवार हिल गई और बड़ी बड़ी दीवारों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। मैजियो, जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करो। हर कोई दीवारों से 30 मीटर पीछे हट गया। क्रिस्टीना ने फ्रैंक से सेना तैयार करने के लिए कहते हुए चिल्लाया। क्रिस्टीना ने अपनी आंखों में मन डाला और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जिससे उसे दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्रिस्टीना ने जादुई तोप के विशाल लकड़ी के ढेर को देखा जिस पर एक विशाल जादुई चक्र बना हुआ था। एमिडॉन की सेना जो चीज़ लेकर आई उसे देखकर क्रिस्टीना की अभिव्यक्ति एक पल के लिए बदल गई। क्रिस्टीना को भाव बदलते देख फ्रैंक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह कुछ समय तक क्रिस्टीना के साथ रहा था और जानता था कि वह हमेशा उदासीन भाव रखती थी। जब तक जरूरी न हो, वह ज्यादा बात नहीं करती और उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासीन भाव रहता था, जैसे कि उसे दुनिया के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कमांडर, वह चीज़ क्या है? फ्रैंक ने उस असामान्य लकड़ी की चीज़ को देखते हुए पूछा जो गुलेल और तोप के मिश्रित संस्करण की तरह दिखती थी। यह एक भड़कना है, क्रिस्टीना ने बुदबुदाया। यह एक जादुई तोप है जिसका उपयोग दुश्मन की दीवारों पर सामूहिक विनाश का गोला दागने के लिए किया जाता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। फ्लेयर बेहद महंगा है और प्रत्येक शॉट की कीमत बहुत अधिक है। यहाँ तक कि टियर 1 भी इसे लापरवाही से उपयोग नहीं करता है और इसका विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एमिडॉन जैसा टियर 5 साम्राज्य वहन कर सकता है। हो सकता है कि उनके पास इसे रिचार्ज करने के लिए क्रिस्टल खत्म हो गया हो। अन्यथा, यदि भड़कीले गोले लगातार चलते रहें तो ये किले की दीवारों को गिराने के लिए पर्याप्त होगा। क्रिस्टीना ने गंभीर भाव से कहा, फ्रैंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें आग की लपटों को अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले नष्ट करना होगा। स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण से बाहर हो गई थी और अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो उन्हें यकीन था कि यह जगह अतिरिक्त बलों के आने से पहले ही गिर सकती है। कमांडर, हमें परेशानी हो रही है। एक सैनिक घबराया हुआ भाव लेकर जल्दी से आया और चिल्लाया।
किले के द्वार तोड़ दिए गए थे और दुश्मन ने पहले ही जबत सीढ़ियां लगा ली थीं। संदेश सुनते ही क्रिस्टीन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कैसे? क्रिस्टीना घबराते हुए बोली। वहां एक गद्दार था, एक कमीने ने फाटकों के पास छोटा सा रास्ता खोल दिया, जिससे थोड़ी संख्या में अमिडोन बलों को प्रवेश करने और महल के फाटक खोलने की अनुमति मिल गई। स्पष्टवादी, कमांडर, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं गद्दार के साथ उन कमीनों को कुचल दूंगा और फिर मैं आग की लपटों को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, फ्रैंक ने कहा और महल से नीचे जाते समय एक बटालियन ले ली। ऐसा करो जबकि मैं उन लोगों को नीचे उतार दूंगी जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और यहां आने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिस्टीना ने कहा और सम्मान से भरते हुए फ्रैंक को एक संक्षिप्त सिर हिलाया। आखिरकार केवल भगवान ही जानता है कि बाहर निकलने के बाद वह जीवित वापस आ सकता है या नहीं। किले की दीवारें। क्रिस्टीना ने एमिडोन की विशाल सेना को देखा जो इधर तेजी से आ रही थी। क्रिस्टीना ने युद्ध में भाग लेने के बारे में सोचा और जब दीवारों के शीर्ष पर दो मजबूत आभा दिखाई दी तो उन्होंने मिनियन को हटा दिया। अरे सुंदरी, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? दो आदमी सामने आए और क्रिस्टीना के खूबसूरत फिगर को देखते हुए भयावह मुस्कान के साथ बोले। इन दोनों ने मास्टर रैंक की एक शक्तिशाली आभा को बाहर रखा जो दीवारों पर मौजूद लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। क्रिस्टीना की आंखें तेज हो गईं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा और उसने तलवार निकाली और बिना किसी दया के उन पर वार कर दिया। बूम! एंटवान, एंटवान, तुम कहाँ हो कुतिया के बेटे? इन कॉकरोचों के हाथों मत मरना, नहीं तो मैं दूसरों को तुम्हारी लाश दफनाने नहीं दूंगा और तुम्हारी लाश पर पेशाब कर दूंगा। 6 फीट का एक विशाल आदमी जिसके काले बाल खून से भीगे हुए थे और उसने एक विशाल चेनमेल पहना हुआ था, पीछे मुड़ा और दुश्मन पर हमला करते हुए चिल्लाया। एंटवान, कुछ लोगों को उठाओ और इन गधों से छुटकारा पाओ और उन कमीनों को नष्ट करो जो जब्त किए गए नेता को डाल रहे हैं। वह आदमी चिल्लाया जब उसने दुश्मन की छाती में से एक पर तलवार से वार किया जिससे उसकी छाती में खूनी नरक बन गया। जी श्रीमान, उससे बहुत दूर नहीं, भूरे बालों वाला एंटवान खून से लथपथ लाशों के समुद्र से निकला जो एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। ये बताना पहले से ही कठिन था कि यह उसका खून था या उसके द्वारा मारे गए दुश्मनों का खून था। जैसे ही उसने अपने वरिष्ठ का आदेश सुना, उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, आओ दोस्तों, हमें इन कमीनों को मारना होगा और उन सीढ़ियों को तोड़ना होगा जो हमारे लिए कष्टदायी थीं और इन आक्रमणकारियों को दरवाजे से बाहर फेंकना होगा। चल दर! उसकी चीख खून के समुद्र पर गूंज उठी। एंटवान एक भारी भरकम युवक था जो अपनी क्रूर ताकत के लिए जाना जाता था। भले ही वह शिष्य रैंक के मध्य में था, फिर भी वह शस्त्र कुश्ती में मास्टर रैंक को हराने में सक्षम था। वह इंसान से ज्यादा एक जंगली जानवर जैसा दिखता था। जैसे ही उसने अपने विशाल लोहे के हथौड़े को घुमाना शुरू किया जो एक विशाल लोहे की गेंद के आकार का था, उसकी बाहों की नसें उभर आईं। एक पागल निडर की तरह उसने अपने रास्ते में आने वाले दुश्मनों को ऐसे हटा दिया मानो वे मक्खियां हों। जो कोई भी उसके सामने खड़ा होता था उसे कुचल दिया जाता था और मांस के पेस्ट में बदल दिया जाता था। जो दुश्मन जॉर्ज के सैनिकों से फाटकों की रक्षा कर रहे थे वे सतर्क हो गए क्योंकि उन्होंने एक विशाल व्यक्ति को अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर बुलडोजर से हमला करते हुए देखा। ध्यान, आगे बढ़ें, संरचना को बनाए रखने की कोशिश करें, उन्हें करीब ना आने दें। जब तक सैनिक अंदर नहीं आ जाते हमें गेट खुले रखने होंगे। दुश्मनों के छोटे समूह का नेता ऊंचे स्वर में चिल्लाया। दुश्मनों के 6 दस्तों ने आधा घेरा बनाया और नेता और उनके पीछे भाग रही सेनाओं की रक्षा करने की कोशिश करते हुए एंटवान और उसके दस्ते को घेरने की कोशिश की। शार्क जैसे ब्लेडों से अभी भी खून टपक रहा था, उस पर तेज कीलें जो बाहर की ओर इशारा कर रही थीं, वे एक धातु के हाथी की तरह थे जो अपने दुश्मनों को भुनाने और खत्म करने से पहले हमलावरों के गलती करने का इंतजार कर रहे थे। भाड़ में जाओ! एंटवान चिल्लाया और हथौड़े को पूरा झटका दिया जैसे कि वह भाला हो और उसे फेंक दिया। हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया और दुश्मन की सेना पर हमला कर दिया। विशाल हथौड़े ने हवा में एक सुंदर प्रक्षेप पथ बनाया और विनाशकारी बल के साथ रक्षात्मक संरचना से टकराया। दे घुमा के हथौड़े ने उन्हें एक झटके की तरह मारा और उनमें से कई को उड़ा दिया जिससे संरचना में सेंध लग गई। उद्घाटन देखकर एंटवान चिल्लाया और अंतराल पर कूद गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर 2 शत्रु सैनिकों के हाथ पकड़ लिए और दोनों के सिरों पर पटक पटक कर प्रहार किया और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ उनकी खोपड़ी काट डाली और उनके सिरों को फोड़कर लहूलुहान कर दिया। उन्होंने शवों को नहीं छोड़ा और उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में पकड़कर चक्की के ब्लेड की तरह घुमाया और दुश्मनों के शवों पर वार कर उन्हें उड़ा दिया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंटवान को आगे बढ़ते और अपनी क्रूर ताकत से कई दुश्मनों को आमने सामने लेते देख उसके पीछे के सभी सैनिक दुश्मनों को हराने के लिए प्रेरित हुए और उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। उनका मनोबल इतना ऊंचा था कि उनके शरीर का खून इन आक्रमणकारियों को मारने के लिए जल रहा था। शुल्क मारना। सैनिकों ने एंटवान की धारणा का पालन किया और दुश्मनों के समुद्र में उग्र रूप से धावा बोल दिया।
एंटवान बिजली की तरह आगे बढ़ा और उस हथौड़े को उठाया जो उसने पहले फेंका था और खूनी हथौड़े को उठाकर दुश्मनों को प्रतिक्रिया देने से पहले ही कुचल दिया। उसके शक्तिशाली झटकों के सामने सभी दुश्मन डर के मारे पीछे हटने को मजबूर हो गए, लेकिन उनमें से किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था इससे पहले कि एंटवान ने उनके सिर तोड़ दिए। मांस के टुकड़े और मस्तिष्क से भूरे पदार्थ के टुकड़े एंटवान के चारों ओर गिरते हुए एक भयानक और घृणित दृश्य पैदा कर रहे थे जो किसी को भी उल्टी करने की इच्छा पैदा कर सकता था। लेकिन एंटवान ने, मानो इन सब चीज़ों से बेपरवाह होकर, अपने हथौड़े को पूरी ताकत से घुमाया और चारों ओर से दुश्मनों को मार गिराया। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। एंटवान ने हथौड़ा उठाया और जमीन पर मारा जिससे एक बड़ी दरार बन गई और दुश्मनों को तुरंत उड़ा दिया जिनकी कुछ हड्डियां और आंतरिक भाग टूट गए थे। बैंग बैंग बैंग, क्लैंक 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 क्लैंक। हथियार, कवच और नंगे पो आपस में टकराकर एक मधुर गीत बना रहे थे जो युद्ध के भजनों की तरह रक्तरंजित युद्धभूमि में गूंज रहा था। बहता हुआ खून, कटे हुए अंग, टूटे हुए शरीर और टूटे हुए हथियारों ने युद्ध की क्रूर वास्तविकता को दर्शाते हुए नरक की तस्वीर चित्रित की थी। बूम 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 बूम। एंटवान ने आती हुई तलवार पर हथौड़े से प्रहार किया जो टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रहार झेलने में असमर्थ होने के कारण हथौड़े का बचा हुआ वेग नेता की छाती से टकराया और उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। नेता वापस उड़ गया और किनारे की दीवार से टकरा गया और खून से लथपथ होकर मर गया। एंटवान ने गेट की रखवाली कर रहे दुश्मनों को हटा दिया और सीढ़ी पर चढ़ने वाले की ओर भागा। दुश्मन सतर्क हो गए और उस पर तीर चलाए, लेकिन एंटवान के पास का दस्ता उसके आगे दौड़ पड़ा और उसे पूरी तरह से ढालों से ढक दिया। तांग 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 तांग। तीर ढाल से टकराते हैं और उछल जाते हैं जबकि कुछ ढाल पर ही लगे रहते हैं। एंटवान ने संरचना से बाहर छलांग लगा दी और अपने शरीर को घुमाया, एक गेंद की तरह हथौड़ा फेंका जो बड़ी गति से सीढ़ी से टकराया और दुश्मनों पर गिर गया और उन्हें मांस के पेस्ट में तोड़ दिया। सैनिकों ने उसी धारणा का पालन किया और दुश्मनों को मार डाला, सीढ़ी के निचले हिस्से को तोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। व्यू। आसपास के दुश्मनों का सफाया करने के बाद एंटवान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और केवल उन लोगों को छोड़ दिया जो पहले से ही दीवार पर चढ़ चुके थे। उसने चारों ओर उन शत्रु जादूगरों की तलाश की जिन्होंने गड्ढा भर दिया था, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने दुश्मनों को अपनी ओर आते देखा तो पीछे हटने का आदेश दिया। गेट बंद करो, एंटवान ने आदेश दिया क्योंकि वे अंततः हमलावर दुश्मनों के खिलाफ अपनी जमीन लेने में सक्षम थे। चरमराहट, तेज चीख की आवाज़ के साथ किले का विशाल धातु का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि उन्होंने एक व्यक्ति की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो उन्हें दरवाज़ा खोलने का आदेश दे रहा था। आखिर क्या है? एंटवान चिड़चिड़े स्वर में चिल्लाया क्योंकि उसने दुश्मनों का सफाया करने में खुद को लगभग थका दिया था। तभी उसे गेट खुला रखने का एक और आदेश मिला। एंटवान ने पीछे मुड़कर देखा और जनरल फ्रैंक को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा जिससे वह चौंक गया। सामान्य, क्या हुआ? क्या आपको शीर्ष पर रहकर कमांडर इन चीफ की सहायता नहीं करनी चाहिए? एंटवान, हमें उन हथियारों को नष्ट करना होगा जिन्हें फ्लेयर्स के नाम से जाना जाता है जो पूरी दीवार के किले को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। फ्रैंक ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की और उनके बारे में थोड़ा समझाया। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, एंटवान ने उग्र भाव से कहा। भाई, चलो अपने दुश्मनों के खून पर दावत करें, एंटवान ने आसपास के सैनिकों को प्रेरित करते हुए अपना हथौड़ा उठाते हुए चिल्लाया। एंटवान, जब हम बाहर होंगे तो द्वार बंद कर दिए जाएंगे और हमें नहीं पता कि हम जीवित वापस लौट पाएंगे या नहीं। दुश्मन कमांडर ने आग से बचाव के लिए दूसरी तरफ लगभग 1000 सैनिक तैनात किए थे जबकि हमारी तरफ लगभग 250 सैनिक थे। तो सावधानी से निर्णय लें, हम इस आग को नष्ट कर देंगे चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इतनी जल्दी अपनी जान गंवाएं क्योंकि आपका भविष्य उज्ज्वल है। फ्रैंक चिंतित स्वर में बोला। एंटवान जमीन पर थूकता है और अपनी छाती पीटता है। मेरे दादा और पिता दोनों सैनिक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बिताया है। राइट के लिए समर्पित होना एक आशीर्वाद और सम्मान है, इसलिए मुझे आपके साथ जाने और राइट के दुश्मनों को परलोक भेजने की अनुमति दीजिए, एंटवान ने दृढ़ दृष्टि से कहा। अच्छा, एंटवान की बातें सुनकर फ्रैंक ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फ्रैंक को पहले ही एहसास हो गया था कि एमिडॉन के सैनिकों का स्तर राइट जितना अच्छा नहीं था। राइट का प्रत्येक सैनिक कम से कम उसकी 2 रैंकें ले सकता है। अग्रिम, फ्रैंक ने 250 सैनिकों के एक समूह की कमान संभाली जो एमिडॉन की सेना पर पागलों की तरह टूट पड़े। इतनी कम सेना को अपनी ओर आते देख एमिडॉन के सैनिक ने तिरस्कारपूर्वक गुर्राया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उनकी सेनाओं की पहली लहर राइट के सैनिकों से टकराए। डांग डांग डांग। संरचना के मोर्चे पर तैनात सैनिक चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़ गए थे। सामने वाले सैनिकों ने आने वाले प्रहार से निपटने के लिए अपनी ढालें उठाईं, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत एक विशाल हथौड़ा हवा के झोंके की तरह उड़ गया और उनकी ढालों से टकरा गया और विनाशकारी बल के साथ उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सामने की पंक्ति में एक छेद हो गया।
इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, फ्रैंक बीच में आ गया और उसने अपनी तलवार के एक ही वार से सैनिकों का सिर ऐसे धड़ से अलग कर दिया जैसे मक्खन काटने वाला चाकू होता है। यहाँ तक कि शिष्य रैंक के सैनिकों को भी फ्रैंक की तलवार से काट दिया गया। स्क्वायर रैंक की तो बात ही छोड़िए। फ्रैंक और राइट के सैनिकों को क्रिस्टीना ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था और एक ठोस नींव बनाई थी। उनमें से प्रत्येक ने विभिन्न शास्त्र और तलवार तकनीकें सीखी थीं जिनका आविष्कार उसके द्वारा किया गया था। जबकि फ्रैंक ने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, एंटवान ने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि शेष सैनिकों ने बाकी चींटियों की देखभाल की। एंटवान, अच्छा काम। अगर हम आज बच गए तो मैं आज रात तुम्हारे लिए सबसे अच्छा भालू खरीदूंगा, एक काले बालों वाला सैनिक चिल्लाया। जब वह चिल्ला रहा था तो वह एक पतले लेकिन लंबे दुश्मन के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा था। अपना वादा मत भूलना, एंटवान ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि वह बात कर रहा था, फिर भी वह अपने हमलों में धीमा नहीं था। उसके हथौड़े बिजली की तरह तेज थे। डांग डांग डांग। उसने दुश्मनों को धराशायी कर दिया और पूरी ताकत से उनमें से एक को लात मारने वाला था, लेकिन अचानक एक काली परछाई उसके हाथ में एक रेपियर पकड़ते हुए उसकी ओर उड़ी और उसे तेजी से नीचे ले जाने की कोशिश करते हुए उसे उसके सिर में घुसा दिया। एंटवान दुश्मन की गति पर तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था, जो उसकी गति से अधिक हो गई थी, और वह केवल अपने सिर को ढकने के लिए अपना हथौड़ा रख सकता था। डिंग डिंग। रेपियर ने हथौड़े के केंद्र पर प्रहार किया और कुछ चिंगारी निकाली। भले ही एंटवान अमानवीय ताकत के साथ पैदा हुआ था, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सका। बल ने उसे पीछे धकेल दिया और उसका शरीर अंदर से हिलने डुलने लगा और उसके हाथ सुन्न हो गए, जिससे वह हथौड़े को पकड़ने में असमर्थ हो गया। छी, एक मास्टर रैंक, एंटवान आश्चर्य और घबराहट से चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि एंटवान प्रतिक्रिया कर पाता, दुश्मन ने फिर से अपना रेपियर उठाया और उस पर हमला कर दिया। एंटवान के अलावा सैनिकों ने उसे ढकने की कोशिश की और उसे अपनी ताकत हासिल करने के लिए कुछ समय दिया, लेकिन दुश्मन तेजी से आगे बढ़ा और छाया में बदल गया। एंटवान से पहले सैनिक जमीन पर गिर गए और उन सभी के सिर में छेद हो गया। सफ़ेद लाल तरल पदार्थ एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। नहीं भाइयों, एंटवान एक मर्मभेदी चीख के साथ रोया। एंटवान चिल्लाया और अपने शरीर पर घावों के बारे में भूल गया। उसने अपना बचाव छोड़ दिया और दुश्मन पर पागलों की तरह टूट पड़ा। एंटवान ने अपना हथौड़ा उठाया और उसे बिना किसी लक्ष्य के घुमाया और चाहा कि हथौड़ा दुश्मन पर लगे, लेकिन वह दुश्मन को छू भी नहीं सका, जबकि दुश्मन ने एंटवान पर कई गंभीर घाव छोड़े। श्वास, स्विश 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 स्विश। एंटवान के बड़े बड़े झूलों ने हवा को खाली कर दिया। उसके तेज और उग्र झूलों ने हवा को चीर दिया और हर जगह तूफान पैदा कर दिया, लेकिन अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी वह दुश्मन को छूने में सक्षम नहीं था, जो सिर्फ हंसता था और अपने दिल की संतुष्टि का आनंद लेता था। उसे निराशा में देखना, इसका कोई उपयोग नहीं है। आप जैसे पागल सांडों को संभालना आसान है। दुश्मन हंसा और उसने अपना रैपियर एंटवान की ओर बढ़ा दिया। वह स्पष्ट रूप से स्थिति का आनंद ले रहा था, क्योंकि उसकी पागल हंसी एंटवान के कानों में गूंज रही थी, जबकि उसका रेपियर बिजली की तरह एंटवान की ओर बढ़ रहा था। रेपियर इतना तेज था कि एंटवान पूरी तरह से बच नहीं सका और इसका निशाना पूरी तरह से उसके सिर पर था। एंटवान ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को मोड़ते हुए बचने की पूरी कोशिश की, भले ही उसे अपनी मांसपेशियों से सारी ताकत निचोड़नी पड़ी। भले ही वह एक घातक प्रहार से बचने में सक्षम था, रेपियर आसानी से उसके कंधे से निकल गया। दुश्मन मुस्कुराया और उसके कंधे से रेपियर को खींचने की कोशिश की और एंटवान का जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। एंटवान के मुंह से खून निकला जो दुश्मन की आंखों पर गिरा, जिससे उसकी दृष्टि लाल हो गई, जबकि एंटवान अपने खून लाल दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। एंटवान ने दुश्मन की कमर को कसकर पकड़ लिया और उस आदमी का सिर काट दिया, उसकी नाक तोड़ दी और उसके शरीर को पूरी ताकत से दुश्मन पर पटक दिया। टकराना, वह आदमी अंदर गिर गया। एंटवान की ताकत के कारण वह बाहर गिर गया, जो उसे अपनी कच्ची ताकत से कुचलना चाहता था, और एंटवान के घातक स्लैम ने उसकी हड्डियों को फ्रैक्चर करने में कामयाब रहा। दुश्मन ने स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, हे खूनी तुच्छ जीवन। वह आदमी चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर से आग की लपटें फूट रही थीं। एंटवान को अपने शरीर पर जलन महसूस हुई और वह दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। उस आदमी ने रेपियर निकाला और एंटवान के चेहरे पर थूक दिया, और जो कुछ मिला उससे एंटवान के शरीर पर वार किया और उसके शरीर पर खूनी घाव कर दिए। फ्रैंक और अन्य लोग जिन्होंने ये दृश्य देखा, उत्सुकता से चिल्लाने लगे। वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी भी एक अन्य मास्टर रैंक योद्धा के साथ घनिष्ठ युद्ध में था, जो उसके जैसा ही कुशल था। उस समय कोई भी एंटवान की जान नहीं बचा सका, और उन सभी ने अपनी तरफ से एक शक्तिशाली योद्धा के पतन के लिए अपना दिल बांध लिया, जिसका नाम अगर वे इस युद्ध को जीतने में सक्षम होते तो सुनहरे शब्दों में लिखा जाता। रेपियर आग की लपटों से घिरा हुआ था और एंटवान के सिर को छेदने से केवल 1 इंच दूर था, जिससे उसकी खोपड़ी में खूनी छेद हो गया।
जब एक मर्मभेदी ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। अरे कुतिया के बेटे, इसे आजमाओ। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई एंटवान की मौत की उम्मीद कर रहा था क्योंकि कोई भी उसकी गांड को बचाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वे खुद कुत्ते की तरह अपनी गांड मरवाने की स्थिति में थे। विरोधी ताकतों की संख्या उनके लिए बहुत अधिक थी। कई लोग अपनी आंखें बंद करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने शक्तिशाली साथियों को दुश्मन के हाथों मरते हुए न देखना पड़े, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। जैसे ही रेपियर एंटवान के सिर पर उतरने वाला था, एक तेज आवाज आई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अरे कुतिया की औलाद, ये कोशिश करें। यदि आप इतने शक्तिशाली हैं और आप सामूहिक विनाश के मेरे अल्ट्रा प्रो मैक्स हथियार से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते, जिससे अब भी कोई बच नहीं पाया है। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर से एक आत्मविश्वास भरी आवाज आई। हालांकि भले ही दुश्मन मास्टर का रैंक एक बेवकूफ़ की तरह भौंकने वाले कुत्ते के शब्दों का बुरा नहीं मानना चाहता था और एंटवान को मारने के लिए वापस चला गया, उसे लगा कि उसके सिर को निशाना बनाकर कोई चीज़ उसकी ओर बढ़ रही है। एक वस्तु तेजी से उसकी ओर उड़ रही थी, जैसे कोई उल्का उसे नीचे गिरा देना चाहती हो। अचानक खतरे को महसूस करने पर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने रैपियर को वापस खींच लिया और जो कुछ भी उस पर उड़ रहा था उसे रोकने की कोशिश की, जबकि अपने रैपियर को उस पर फेंकी गई वस्तु पर मारा। सामूहिक विनाश के हथियार या उस पर फेंकी गई वस्तु को ज्वलंत रैपियर द्वारा दो हिस्सों में काट दिया गया और उसके शरीर पर लाल तरल छिड़क दिया गया, जिससे वह सिर से पैर तक भीग गया। वह क्या था? उसने सहज भाव से प्रतिक्रिया की और उसे ये भी नहीं पता था कि अचानक उस पर कौन सी वस्तु फेंकी गई थी, और उसने सोचा कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है और उसने अपने ऊपर किसी और लाल तरल पदार्थ को गिरने से रोकने के लिए छिपने की कोशिश की, जिससे उसे लगा कि यह किसी प्रकार का पदार्थ है, एसिड या जहर का। लेकिन जब उसने तथाकथित विनाशकारी हथियार को देखा जो उसके एक सैनिक का शव था, तो उसकी आंखें अविश्वास और भय से फैल गईं। किसी ने इस दयनीय मनुष्य को मार डाला और उसे गुड़िया की तरह पकड़कर उसके ऊपर फेंक दिया, और उसकी लापरवाही के कारण उसने देखा भी नहीं और उसे आधा काट दिया। हालांकि इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता क्योंकि उन्हें ऐसे निम्न जीवन की परवाह नहीं थी। क्या आपने यह नहीं कहा कि पागल सांडों को संभालना आसान होता है? तो फिर पागल सांडों के इस पिता को हराने की कोशिश करो। युद्ध के मैदान में जोरदार हंसी गूंज उठी जिसने बलात्कारी का ध्यान फिर से खींच लिया। उसने आवाज के स्रोत की ओर बाईं ओर देखा। एक आदमी को कवच का पूरा भारी सूट पहने हुए देखा। कवच पर आंखों के छेद के लिए केवल 2 खुले स्थान थे। सूरज की रोशनी में कवच शानदार ढंग से चमक रहा था, जिससे इस आदमी को राजसी रूप मिल रहा था। उस आदमी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत एक पागल शिकारी कुत्ते की तरह हमला करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से निकलने वाली गति से शक्तिशाली टक्करें हुई, जिससे दुश्मनों को जोरदार झटका लगा और वे इस आदमी के शरीर से टकराकर गिर गए। वह आदमी युद्ध के मैदान में उन लोगों के बीच भाग गया जिनके शरीर कवच पर पटक दिए गए थे और टूटी हड्डियों के साथ असंतुलित हो गए थे। उसके बाएं हाथ में एक विशाल डबल हैंडल वाली कुल्हाड़ी थी, जिसके साथ वह रेपियर आदमी को नीचे गिराने की योजना बना रहा था। बेवकूफ, तुम अपनी मृत्यु चाह रहे हो। तुम मुझे केवल क्रूर बल से नहीं हरा सकते। मास्टर रैंक के दुश्मन ने यह देखकर उपहास किया कि नया आया आदमी नुकसानदेह है। पूर्ण भारी कवच का उपयोग शूरवीरों जैसे घुड़सवार सैनिकों द्वारा किया जाता था, जिनके पास कौशल के साथ साथ बेहतर ताकत थी, न कि नियमित पैदल सेना और आम सैनिकों द्वारा जो सामूहिक युद्धों में सिर्फ तोप का चारा थे। नज़दीकी युद्ध सीमा के लिए इतना भारी कवच पहनना मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि यह आपके हमलों को धीमा कर देगा और आप पर भार डालेगा। जबकि उस व्यक्ति ने अपना ध्यान नए प्रवेशित व्यक्ति की ओर मोड़ा, राइट के सैनिकों ने मौका पाया और एंटवान को अपनी ओर खींच लिया। मर गई। जैसे ही उसके रेपियर से आग की लपटें निकलीं, वह आदमी चिल्लाया और उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने हथियार में डाल दी। रेपियर पर आग की लपटों के साथ उसने उस पर हमला कर रहे विशाल बख्तरबंद आदमी पर जोर से हमला किया। प्रहार बिजली की तरह तेज था और रेपियर से ऊर्जा बहकर सामने आने वाली हर चीज को फाड़ देना चाह रही थी। दुश्मन ने अपने मास्टर रैंक की सारी ताकत लगा दी थी और सोचा था कि उसका रेपियर उस आदमी के कवच को छेद देगा और उसे तुरंत मार डालेगा। कवचधारी व्यक्ति ने रेपियर की नोक को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर व्यंग्य किया, जबकि कई लोगों ने सोचा कि वह व्यक्ति एक मूर्ख था जो उसकी मौत का कारण बन रहा था। टीआईपी। चारों ओर चिंगारियां उड़ गईं। मास्टर की हंसी अचानक रुक गई और योद्धा के चेहरे पर मुस्कान जम गई। जिस विशाल कुल्हाड़ी को वह आदमी घसीट रहा था वह एक अविश्वसनीय कोण से उसके सामने आई और रेपियर टिप से टकरा गई। दुश्मन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आखिरकार रैपर की नोक पर इतनी सटीकता से वार करना उसकी नज़र में लगभग असंभव था। दुश्मन को अपने शरीर में एक भयानक भय का एहसास हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! रेपियर कुल्हाड़ी के प्रहार को सहन नहीं कर सका और टुकड़े टुकड़े हो गया। जो ऊर्जा रेपियर पर प्रवाहित हो रही थी उसे कुल्हाड़ी ने काट दिया और कुल्हाड़ी का बल यही नहीं रुका और योद्धा का हाथ पकड़े हुए रेपियर लगभग फट गया।
ऊर्जा के अचानक विस्फोट की गति ने उस व्यक्ति पर उल्टा प्रभाव डाला और ऊपर की ओर बढ़ गया। उसके दाहिने हाथ की नसें उभर गईं और उसकी त्वचा फट गई और उसके दाहिने हाथ की नसों से खून बहने लगा। वह आदमी दर्द से चिल्लाया और डर के मारे वापस कूद गया। भारी शोर ने युद्ध के मैदान में सभी को विचलित कर दिया था और सभी का ध्यान उस विशेष व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गया था जो कहीं से प्रकट हुआ और लड़ाई की गति बदल दी। फ्रैंक, जिसने ये दृश्य देखा, लगभग जोर से चिल्लाया, वह कौन है और अगर वह उनकी तरफ है तो वह कहाँ छिपा था? बख्तरबंद आदमी जमीन पर पटक दिया और पूर्व रेपियर आदमी की ओर आगे बढ़ गया। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी जिसका कोई भी पीछा नहीं कर पा रहा था। रेपियर आदमी ने हमले से बचने की कोशिश की और अपनी गति की दिशा बदलते हुए वापस कूद गया, लेकिन बख्तरबंद आदमी ने दृश्य देखा और जैसे कि कानूनों को झुका रहा हो, उसकी कुल्हाड़ी ने बीच में गति की दिशा बदल दी और उसने कुल्हाड़ी को लंबवत घुमाया और जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी से ब्लेड का एक मजबूत चाप निकला और उसने आदमी को हवा में ही काट डाला। सिंकक, जब कुल्हाड़ी का ब्लेड नीचे से उसके सिर के ऊपर तक गया तो ये कागज के फटने जैसा लग रहा था, और क्योंकि यह इतनी तेजी से हुआ, दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह एक टुकड़े में जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसके शरीर पर एक छोटी सी खूनी रेखा दिखाई दी और इससे पहले कि वह अपनी आखिरी चीख निकाल पाता, उसके शरीर से खून की धार निकल पड़ी और उसका शरीर सम्मिलित रूप से 2 हिस्सों में बंट गया और उसके सभी आंतरिक अंग उसके शरीर के रूप में जमीन पर गिर गए। 2 हिस्सों में फट गया। आपने एक मिड मास्टर रैंक योद्धा को मार डाला है। आपने 250 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। तो अगला कौन है? बख्तरबंद आदमी की ठंडी और ठंडी आवाज़ युद्ध के मैदान में दुश्मन सैनिकों को डरा रही थी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही परिदृश्यों में हुए परिवर्तन से शत्रु सैनिक भयभीत हो गए। वह प्रतिष्ठित मास्टर रैंक योद्धा जो अपनी ताकत से कई सैनिकों को परास्त कर सकता था और 5 मिनट से भी कम समय पहले लोगों को मार रहा था, ऐसे ही मर गया। केवल एक भीषण प्रहार और एक मास्टर रैंक योद्धा को इस तरह नष्ट कर दिया गया जैसे वह इस आदमी के सामने कुछ भी नहीं था। टियर 5 राज्यों के लिए मास्टर रैंक को ताकत का शीर्ष माना जाता था, लेकिन जब लड़ाई शुरू ही हुई थी तब मास्टर रैंक पहले ही गिर चुकी थी, जो राइट और एमेडॉन दोनों सैनिकों के लिए चौंकाने वाली बात थी। हथियारों के टकराने और युद्ध के नारे की आवाज़ें अचानक बंद हो गईं क्योंकि उस आदमी से एक ठंडी आभा निकलने लगी जिसने खतरे की आशंका जताई और लड़ाई अचानक रोक दी। यदि वे सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया तो वे आज से अधिक गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आज दुःस्वप्न का अवतरण होने वाला था। जनरल फ्रैंक ने आग की लपटों को नष्ट करने का काम मुझ पर छोड़ दिया, एलेक्स जोर से चिल्लाया, जबकि उसके शरीर से बिजली निकलने लगी जिससे कड़कने की आवाज़ आने लगी। उसके शरीर से बिजली के झटके ऐसे छूटने लगे जैसे सांप सब कुछ निगल जाना चाहते हों। उसके पास मौजूद दुश्मन सैनिकों पर बिजली का झटका लगा जिससे उनकी एक बड़ी हड्डी उड़ गई और वे दर्द से कराहने लगे। एलेक्स ने आग की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि उसके शरीर से सभी दिशाओं से कसने वाली किरणें निकल रही थीं। बैंग 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 बैंग। एलेक्स को अपनी ओर बढ़ता देख उसके सामने मौजूद दुश्मन सैनिकों ने भागने की कोशिश की। एलेक्स ने अपने सामने जो कुछ भी खड़ा था उसे पटक दिया और उन्हें उड़ा दिया, जबकि बिजली की चिंगारी ने उन पर प्रहार किया और उन्हें पनगु बना दिया। बिजली ने एलेक्स के पूरे शरीर को घेर लिया और निगल लिया और उसकी लाल आंखें नीली बिजली की चमक से चमक उठीं। युद्ध के मैदान में एक गरजने वाली आवाज़ गूंज उठी और विशाल काले बादलों ने सूर्य की किरणों को छिपाते हुए आकाश को ढंक लिया। बिजली की सजा, एलेक्स चिल्लाया। इस तरह एक जादुई तलवारबाज लड़ता है। क्षमा करें, मेरा मतलब है कि एक जादुई कुल्हाड़ी वाला आदमी इसी तरह लड़ता है। एलेक्स बुदबुदाया और जमीन पर पैर पटकते हुए जमीन में एक बड़ी दरार बना दी और ऊपर की ओर कूद गया। एलेक्स ने हवाई छलांग का इस्तेमाल किया जिसका आविष्कार उसने स्वयं किया था, जो ऊंची छलांग और उड़ान का एक मिश्रित संस्करण था जहां उसने अपने पैरों को हवा में उछालकर और खुद को आगे बढ़ाने के लिए दबाव उत्पन्न करके अधिक दूरी हासिल की। उसका शरीर तोप की तरह ऊपर की ओर चला गया और जागने के बाद उसने जो हवाई छलांग विकसित की उसका उपयोग करते हुए एलेक्स ने एक छलांग में 100 मीटर की दूरी तय की और आग की रखवाली कर रहे लोगों के काफ़ी करीब पहुंच गया। उनमें से अधिकांश में स्क्वायर रैंक के योद्धाओं के साथ साथ शिष्य रैंक के योद्धा भी शामिल थे जिनका कोई मास्टर रैंक नहीं था। एलेक्स का शरीर भारी गति से उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर गिरा। एलेक्स का शरीर वायुमंडल से टूटकर उल्कापिंड की तरह गिरा और काले बादलों से ढका पूरा आकाश एक सेकंड के लिए रोशन हो गया, जैसे आकाश से बिजली का एक बड़ा झटका चला जो एलेक्स के साथ मिला और पूरी जगह को रोशन कर दिया। विशाल 2 सिरों वाली कुल्हाड़ी उठाते हुए एलेक्स ने उसे घुमाया और अपने दिल में प्रार्थना करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। उन बेचारी आत्माओं के लिए नहीं जो विपत्ति झेलने वाली थीं, बल्कि उसके हथौड़े की सुरक्षा के लिए, ताकि प्रभाव के बाद एक टुकड़ा बना रहे। पूरी दुनिया एक पल के लिए थम सी गई, लेकिन इसके तुरंत बाद पूरा युद्ध क्षेत्र हल्की हल्की कांपने लगा, जो और भी तेज होने लगा। बूम!
जैसे कि कई मिसाइलें दागी गई हों जो लक्ष्य पर लगी, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। जमीन भयानक रूप से हिल गई और एक झटके की लहर इतनी बड़ी हो गई कि एलेक्स के साथ उड़ने वाले सभी लोग एक लहर के संचरण की तरह हर जगह फैल गए। एक पल के लिए न तो कोई प्रकाश की चमक थी और न ही कोई बड़ा विस्फोट, लेकिन बाद में विस्फोट से आग की लपटों का बादल उभरा। यहाँ तक कि युद्ध कर रहे सैनिकों की तीव्र चीख की आवाज़ भी बंद हो गई। धरती की गड़गड़ाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। इसके बाद गड़गड़ाहट की तेज गगनभेदी गर्जना हुई जो कान के पर्दे को फटने के लिए काफ़ी थी और उनके कानों से खून बहने लगा। शॉकवेव 300 मीटर के दायरे में फैल गई और दुश्मन के सैनिक चिल्ला उठे जब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा शॉकवेव बन रहा है जो हवा के झोंके की तरह लग रहा था, जो उन्हें काटकर अलग करने के लिए उनकी ओर आ रहा था। जो सैनिक एलेक्स के हमलों के नीचे थे वे बेरहमी से कुचले गए और खून की धुंध में बदल गए, जो चिलचिलाती गर्मी के साथ भयंकर बिजली के प्रभाव में तुरंत वाष्पीकृत हो गए। शॉकवेव ने मोर्चे पर एमिडॉन के सैकड़ों सैनिकों को उड़ा दिया और इसका दायरा भड़क तक पहुंच गया और इसे दूर ले गया और इसे लकड़ी के हजारों छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। चट्टानें और मलबा चारों ओर उड़कर धूल का एक विशाल बादल बन गया जो आग की लपटों के साथ समुद्र की लहरों की तरह चारों ओर फैल गया। क्रिस्टीना, जो अकेले ही 2 मास्टर रैंक के सैनिकों से मुकाबला कर रही थी, इस तरह के क्रूर आघात को देखकर भौहें चढ़ा बैठी और सोच रही थी कि किसने और कैसे किसी ने इतना भयानक हमला किया, क्योंकि वह जानती थी कि फ्रैंक इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं था। मास्टर रैंक, जो क्रिस्टीना से लड़ रहे थे, अपने सैनिक के घर से आ रही रोशनी को देखकर एक पल के लिए ठिठक गए और उनके भाव बदसूरत हो गए। उनमें से एक गुस्से में चिल्लाया, कौन है वह साला? वे एक पल के लिए विचलित हो गए जो उनके लिए काफ़ी घातक साबित हुआ, क्योंकि क्रिस्टीना ने मौका लिया और मास्टर रैंक में से एक पर हमला कर दिया। वह बमुश्किल क्रिस्टीना के तेज प्रहार पर प्रतिक्रिया कर पाया और घातक प्रहार से बच गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस आया, उसने देखा कि उसके बाएं कंधे से खून बह रहा था, जबकि उसका बायां हाथ गायब था। नहीं नहीं, वह खून भरी आंखों से क्रिस्टीना को घूरते हुए चिल्लाया। भाई! अपने साथी को हथियार खोते देख दूसरा मास्टर घबरा गया। वह भी उस क्षण में फंस गया जिससे क्रिस्टीना का आक्रमण सफल हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कुतिया। वह आदमी पागलों की तरह दहाड़ा और क्रिस्टीना की ओर बोला। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धूल और मलबे की परत के नीचे धातु के दस्ताने में ढका हुआ एक हाथ उभरा, जिसके बाद एक छोटा सा विस्फोट हुआ जिसने मिट्टी के ढेर को हिला दिया, जिसमें से कवच में ढका हुआ एक आदमी खड़ा हो गया। हाँ, उसने अपने सामने के दृश्य को देखते हुए एक सांस छोड़ी। उसने कुछ ज्यादा कर लिया था और अपनी ताकत को कमाका था। उसने अपने अंतिम प्रहार में अपने मन का 3/4 भाग लगा दिया था, जिससे युद्ध क्षेत्र का अधिकांश भाग आग के साथ बह गया और धूल तथा मलबे का ढेर बन गया। एलेक्स ने सामूहिक विनाश के भयावह दृश्य को देखा जो उसके सामने था। एक मशरूम के आकार का बादल अभी भी वहां मंडरा रहा था, जबकि धूल और मलबा तेज आंधियों के साथ हवा में मौजूद थे जो अभी भी चल रहे थे। 60 मीटर व्यास और 20 मीटर दिप का एक विशाल गड्ढा बन गया था जहां बिजली अभी भी रुकी हुई थी और तेज आवाज के साथ फूट रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिजली के कारण तीव्र गर्मी से जमीन का एक बड़ा हिस्सा वाष्पित हो गया है, जबकि जमीन लाल रंग से चमक रही थी क्योंकि बिजली के विशाल बोल्ट ने पूरी जमीन को गर्म कर दिया था। राइट के सैनिक भी प्रभाव से उड़ गए थे, लेकिन एमिडॉन के सैनिकों के विपरीत, जो जलकर कुरकुरा हो गए थे, कुछ हल्की चोटों और गंदगी से सने चेहरों को छोड़कर, वे बहुत बेहतर स्थिति में थे। उनके कई शरीर मिट्टी की परतों से दब गए थे और कुछ सदमे की लहर से चपटे हो गए थे। फिर भी वे जीवित थे और सांस ले रहे थे। तो ये कुछ भी गंभीर नहीं था और एलेक्स ने उनकी ओर आंखें मूंद कर अपने कंधे उचकाए, जबकि उसके रेटिना के सामने कष्टप्रद सूचनाओं की एक श्रृंखला चमक रही थी। आपने एक प्रारंभिक शिष्य स्तर के योद्धा को मार डाला है। आपने 200 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपने एक प्रारंभिक शिष्य स्तर के योद्धा को मार डाला है। आपने 200 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपने एक प्रारंभिक शिष्य स्तर के योद्धा को मार डाला है। आपने 200 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। एलेक्स ने अपनी सुरक्षा नहीं खोई क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह अपने मैना सेंस से कई सैनिकों को जीवित होते देख सकता है। हवा की गहरी और भारी सांसें लेते हुए और भारी मात्रा में 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी चलाते हुए एलेक्स जहां भी गया दुश्मन योद्धाओं को कुचल दिया। कई सैनिकों ने राक्षस से बचने की कोशिश में अपनी मौत का झांसा भी दिया, लेकिन एलेक्स ने एक एक करके उन्हें मार डाला, जैसे कि वह उनके भेष के माध्यम से देख सकता था, जिससे कई लोग निराशा में दरवाजे पर आ गए। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। इस राक्षस को कैसे पता चला कि मैंने मरने का नाटक किया है? एलेक्स द्वारा उसे काटने से पहले ये उस आदमी के कुछ आखिरी शब्द थे। मास्टर रैंक के योद्धा जो फ्रैंक से लड़ रहे थे, उन्होंने स्थिति को हाथ से निकलते देख भागने की कोशिश की। वह नए आए आदमी से इतना डर गया था कि एलेक्स को देखकर उसकी पैंट लगभग गीली हो गई थी, जिसने बिजली को नियंत्रित किया और विशाल सेना को नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एलेक्स बिजली का देवता था और मास्टर रैंक को डर था कि वह फिर से ऐसा विनाशकारी हमला करेगा जो एपिक रैंक को अस्तित्व से भी मिटा सकता है।
लेकिन फ्रैंक ने उसे भागने नहीं दिया और उसका पीछा करने की कोशिश की। वह उसे मारकर अपनी हताशा को दूर करना चाहता था। उसे जाने दो, उसकी देखभाल करने वाला कोई और है। फ्रैंक ने एक तेज चीख सुनी और आवाज़ के स्रोत की ओर देखा तो बख्तरबंद आदमी उसे ये शब्द कह रहा था। फ्रैंक को नहीं पता था कि उस आदमी का इरादा क्या था और न ही उसे पता था कि बख्तरबंद आदमी क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसने फिर भी बातें सुनी और उस आदमी की ओर बढ़ते हुए पीछा करना बंद कर दिया। उसने बख्तरबंद आदमी के शब्दों के कारण पीछा करना बंद नहीं किया, बल्कि वह इस आदमी की अचानक उपस्थिति के बारे में सावधान था जिसने अपने आगमन के साथ युद्ध के मैदान का रुख बदल दिया। जब तक वह उस आदमी की पहचान नहीं जानता, तब तक वह इस अजनबी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। महोदय वीर योद्धा, आपने एक महान काम किया है। मैं जनरल फ्रैंक हूं जो महामहिम क्रिस्टीना के अधीन है। क्या आप कृपया अपना परिचय दे सकते हैं? हालांकि आपने हमारी मदद की, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए आपकी पहचान जानने की ज़रूरत है कि आप दुश्मन हैं या दोस्त। फ्रैंक ने उस आदमी की ओर घूरते हुए कहा, जिसका पूरा शरीर कवच से ढका हुआ था और दृष्टि के लिए केवल 2 बड़े छेद थे, जिसके माध्यम से वह 2 लाल रंग की खतरनाक आंखें देख सकता है, जिसने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। फिर भी उसने पूछने के लिए अपना पूरा साहस जुटाया, मैं नेवान का योद्धा हूं जो राइट के सैनिकों की मदद के लिए यहां आया हूं। मेरे सैनिक पहले से ही अपने रास्ते पर हैं और उनमें से कुछ पहले ही किले तक पहुंच चुके हैं और द्वार की रखवाली कर रहे हैं। चूंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, इसलिए जल्दी से घायलों को ले जाएं और पीछे हट जाएं। अब तुम्हें यहां इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया है। एलेक्स ने आदेश दिया और अपनी निगाह पियर्स की ओर घुमाई, जिसे अन्य सैनिक ले जा रहे थे। उसकी हालत खराब थी और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी। एलेक्स ने रक्त प्रवाह को रोकने के लिए बस एक छोटा सा उपचार जादू किया और दूसरों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसे पुनर्जीवित कर दिया। युद्ध खत्म नहीं हुआ था और शेष रकम से निपटने के लिए उसे और अधिक मन की आवश्यकता थी। एलेक्स ने एक बार फिर फ्रैंक को तेजी से पीछे हटने के लिए याद दिलाया और जमीन पर पैर पटकते हुए हवा में छलांग लगा दी और हवा में छलांग लगाकर किले की दीवार की ओर बढ़ गया, जिससे फ्रैंक चकित भाव से उसकी पीठ को देखता रह गया। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे आदेश दिया जा रहा है? फ्रैंक ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उस आदमी की आदेशात्मक आवाज़ अब चेतन रूप से उसे उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य कर रही है। कमांडर, कमांडर, एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ तंबू के अंदर चला गया। घबराहट में वह अनुमति मांगना भी भूल गया और जैसे ही उसने शराब के गिलास में कदम रखा, उसके सिर पर चोट लगी और गिलास में एक बड़ा मोड़ आ गया, जिससे वह आदमी कुछ कदम लड़खड़ा गया। क्या हुआ? कमांडर ने नाराज स्वर में पूछा। फिलहाल वह महिलाओं की सेवा में आनंद लेते हुए मौज कर रहे थे। सर, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन किसी ने युद्ध के बीच में हस्तक्षेप किया और हमारे सैनिकों को मार डाला और भड़कना भी नष्ट हो गया था। क्या? कमांडर घबरा कर चिल्लाया और महिलाओं को डराते हुए अपने बिस्तर से कूद गया। छुट्टी, उसने क्रोधित स्वर में आदेश दिया और महिलाएं जल्दी से कपड़े पहनकर तंबू से बाहर चली गईं। क्या आपको उसकी पहचान पता चली? सेनापति ने गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, हम कुछ भी उजागर नहीं कर पाए। हम केवल इतना जानते हैं कि वह सर्वोच्च शिष्य पद पर है, लेकिन वह अकेले ही सैकड़ों सैनिकों से निपटने में सक्षम था। बेवकूफ़, अकेले एक आदमी ने सैकड़ों सैनिकों को बर्बाद कर दिया। तो अभी के लिए पीछे हटने का आदेश पारित करें। मैं अन्य योजनाओं के बारे में सोचूंगा। वे पहले से ही पीछे हट रहे हैं। चुप रहो मूर्ख सिर, तुम सबको गांड मरवा कर भागने के अलावा और क्या आता है? उस आदमी ने बस सिर हिलाया और कमांडर के क्रोधित होने के डर से जल्दी से तंबू से बाहर निकल गया। कमांडर की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई और उसने हताशा में जोर से शाप दिया। फ्लेयर का नुकसान बहुत बड़ा था। वे प्रति सप्ताह अत्यधिक ब्याज के साथ लगभग 100,000 सोने के सिक्कों की कीमत पर पड़ोसी टिया साम्राज्य से फ्लेयर लाए थे। फ्लेयर का उपयोग करने के बाद उसने कुछ सैनिकों को उनके गोले से निकालने और उन्हें खत्म करने के लिए इसे किले की दीवार के पास तैनात किया, जबकि उसने क्रिस्टीना से निपटने के लिए 2 मास्टर रैंक भेजे थे। लेकिन अब एक गधे की शक्ल के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। गधे, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम मेरे हाथ न पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें चीर डालूंगा। सेनापति रक्तरंजित आंखों से बोला। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और उसका रक्तचाप स्थिर होने लगा, लेकिन एक बार फिर जोर से चिल्लाने से वह फिर से बढ़ गया। अब क्या हो? कमांडर ने गहरी, भारी आवाज में पूछा, जिससे मुखबिर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमांडर, किसी ने हमारे तंबू में घुसकर खाना और राशन का सामान जला दिया है। कमांडर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने उस आदमी पर मुक्का मारा। नहीं नहीं, वह आदमी घबराहट में चिल्लाया और बचने की कोशिश की, लेकिन दबाव का एक तेज झोंका उस पर आ गिरा। बूम! मुक्कों की एक ठोस भीड़ ने उस पर हमला किया और उसके शरीर को खून की धुंध में बदल दिया, जिससे पूरा तंबू उड़ गया। दमनन, मैल के ये बेकार टुकड़े किसी अतिक्रमणकारी से राशन की रक्षा भी नहीं कर सकते।
बेकार बकवास। वह आदमी हताशा में दहाड़ता हुआ तंबू से बाहर भागा और कुछ भी समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि एमिडॉन के पक्ष का पूरा सैन्य शिविर अपराधी को खोजने और आग लगाने की कोशिश में अराजकता में था, मास्टर रैंक का योद्धा जो फ्रैंक से बच गया था, वह एमिडॉन शिविर की ओर भाग रहा था जो किले से 3 किलोमीटर दूर था। उसके पीछे शेष सैनिक थे जो आपदा से बचने में सक्षम थे। एमिडॉन ने इस लड़ाई में 4 मास्टर रैंक भेजे हैं, जबकि 2 जमीनी बलों को कमांड करने और नीचे ले जाने के प्रभारी थे, जबकि अन्य 2 ने दीवारों पर हमले का नेतृत्व किया था। मास्टर रैंकों में से एक को उस क्रूर राक्षस ने मार डाला था, जबकि अन्य 2 की स्थिति अभी भी अज्ञात थी। टैप टैप टैप। जैसे ही जूतों के धातु के किनारे जमीन से टकराए, उनके कदमों की तेज खड़खड़ाहट की आवाज़ हल्की हल्की गूंज उठी। उनके पीछे जीवित सैनिक थे जो चोटों और जलन के साथ अपने पूरे शरीर को गंदगी में ढके हुए पैंट के बीच में अपनी पूंछ खींचते हुए भाग रहे थे। उसने अपना शरीर झुकाया और छोटी नदी पर छलांग लगाने ही वाला था कि उसने एक छोटी सी काली छाया जैसी वस्तु को तीर की तरह अपने ऊपर उड़ते हुए देखा। उसका शिष्य सिकुड़ गया और वह आगे कूदने के बजाय डर के मारे पीछे कूद गया। बूम! एक छोटा सा गड्ढा बन गया और नदी के किनारे की एक शिला टुकड़े टुकड़े हो गई। धूल का बादल छट गया और एक तलवार जमीन पर फंस गई। तलवार के सामने अचानक एक छाया चमकी और कवच पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। पिछले बख्तरबंद आदमी के विपरीत इस आदमी के पास हेलमेट के बिना लोहे के जूते और कंधे पैड के साथ पारंपरिक छाती कवच है। उनकी लंबी दाढ़ी थी जिस पर सफ़ेद बाल लंबे थे और पूरे चेहरे पर खुरदरी झुर्रियां थीं। दानव मोडेक। मास्टर रैंक जिसने ये दृश्य देखा वह चिल्लाया और अपनी किस्मत को कोसा। ओह राइन, बहुत समय हो गया है जब से मुझे इस नाम से बुलाया जाता है। मास्टर रैंक जिसका नाम राइन था, मोडेक को अपने होंठ काटते देख उसकी पैंट से लगभग पेशाब निकलने लगा। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वर्षों पहले मोडेक और हैमिल्टन की जोड़ी ने पूरे पड़ोसी देशों को आतंकित कर दिया था। आखिरकार नेवान एक स्तर 4 साम्राज्य था जो वर्षों पहले एमिडॉन से ऊंचा था। इसके अलावा उन लोगों के विपरीत जिन्हें निम्न स्तरीय प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, मोडेक और हैमिल्टन को नाइट के उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था और उन्हें किनले नाइट अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था, जबकि नाइट उम्मीदवारों को राज्यों से चुना गया था। प्रत्येक राज्य 2 या 3 उम्मीदवारों को भेज सकता है जिन्हें वहां भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। भले ही वे शूरवीर बनने में असफल रहे, लेकिन चयन दूसरों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। पड़ोसी साम्राज्य के अन्य मास्टर रैंकों के विपरीत, जिन्हें उनके राज्यों में निम्न श्रेणी की तकनीकों के माध्यम से सीखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। मोडेक, तुम यहाँ क्यों हो? इसके अलावा नेवान का कोई व्यक्ति इस लड़ाई में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? राइन चिल्लाया। राइन का पीछे से पीछा कर रहा सिपाही उत्तेजित जनरल को देखकर पीछे हट गया। मुझे ठीक से संघर्ष करते हुए काफी समय हो गया था। मेरे राजा मुझे उस कुंद ब्लेड का उपनाम देकर चिढ़ाते रहे हैं जिसकी धार खत्म हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि कितना दर्द होता है? लेकिन यह आज खत्म हो जाएगा क्योंकि आज मैं अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर लूंगा। मोडेक ने द्वेष भरी अभिव्यक्ति के साथ बात की जो इतनी स्वाभाविक लग रही थी कि अगर उसने कहीं और भी ऐसा व्यवहार किया तो वह निश्चित रूप से दूसरों से दया का पात्र बन सकता है। मैक्स और मौके पर पहुंचे कई अन्य लोगों ने मोडेक की बातें सुनी। ये सुनकर मैक्स ने अपने बगल वाले व्यक्ति को कोहनी मारी और कहा, मुझे लगता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति राजा की अनुपस्थिति की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। मैक्स के पीछे बैठे सैनिक ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया और वास्तव में इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया। उनमें से अधिकांश को मोडेक के अतीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और जब दुश्मन मास्टर रैंक ने मोडेक को राक्षस कहा तो उनकी रुचियां बढ़ गईं। अरे चलो बाकी सैनिकों को नीचे उतारते समय मजा करें, मैक्स बोला और आगे बढ़ गया जबकि अन्य लोग उसके पीछे हो लिए। ये गपशप बहुत हो गई। अब जो कुछ तुम्हें मिला है उसके साथ मेरे पास आओ राइन, मोडेक ने राइन को इशारा करते हुए कहा। मोडेक, हो सकता है कि तुम पहले एक बड़े शॉट वाले रहे हो, लेकिन अब तुम एक जंग लगे ब्लेड हो। राइन ने अपने ब्लेड के जोर से मोडेक की ओर छलांग लगाते हुए चिल्लाया। क्लैंग जी! मोडेक ने बस अपनी तलवार उठाए और 1 इंच भी हिले बिना हमले को टाल दिया। राइन ने तलवार खींची और एक के बाद एक कई स्थानों पर वार किया, जिससे ऐसा लगा कि अन्य लोगों की आंखों में धुंधलेपन की एक श्रृंखला बन गई। मोडेक ने बस अपने शरीर को झुकाया और जितना हो सके चकमा देते हुए अपनी तलवार घुमाई, जबकि जिन लोगों को वह चकमा नहीं दे सका उन्हें टाल दिया। मोडेक ने राइन पर हमला किया और खुद पर कई वार किए। उनकी गति और तेज चाल कुछ ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे सामान्य मास्टर रैंक द्वारा दोहराया नहीं जा सकता। राइन ने वार से बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश उसके बचाव में चले गए, जिससे उसे हल्की चोट लगी, भले ही उसने काला बनियान कवच पहना हुआ था। मोडेक की तलवार ने राइन द्वारा पहने गए कवच में रिक्त स्थान को सटीक रूप से छेद दिया, जिससे वह चौंक गया और लड़ाई से उसका ध्यान टूट गया।
एक बिंदु पर उसकी और मोडेक दोनों की तलवारें टकरा गईं जिससे एक बड़ा झटका लगा जिसने उस व्यक्ति को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। मोडेक ने अपनी तलवार पीछे खींची और रायन की दिशा में मुक्का मारा। रायन के शरीर ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया की और उसने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उससे बचने के बाद जमीन पर लगी मुक्के के प्रभाव से वह उड़ गया। पहले के आकार में कुछ मीटर गहरा एक बड़ा छेद जमीन में बनाया गया था जिसने रायन को चौंका दिया। वह अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था कि मोडेक की आकृति अपनी जगह से गायब हो गई और कई छवियों को पीछे छोड़ते हुए वह सीधे उसके सामने आया और उसकी आंत में जोर से मुक्का मारा। जब रायन ने मुक्के को रोकने की कोशिश की तो रायन ने तलवार के साथ अपनी दोनों भुजाएं उसके सामने उठा दी, लेकिन मोडेक के पहले वार ने उसकी आंत में जोरदार प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। खून बहाते हुए उसकी आकृति सीधी उड़ गई और शिलाखंड से टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गई। खांसी खांसी, रायन ने खून थूका और अपने होठों से खून पोंछते हुए अपनी तलवार के सहारे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने शरीर पर तेज दर्द महसूस हुआ। मल, रायन ने शाप दिया और चिल्लाया, सैनिकों, इस राक्षस पर आक्रमण करो। मेरे लिए कुछ समय निकालने का प्रयास करें ताकि मैं अंतिम प्रहार कर सकूं। रायन ने अपने सैनिकों का फायदा उठाने की योजना बनाई जो मोडेक के भाग जाने पर उसका ध्यान भटका देंगे। वह अपने अस्तित्व के लिए सैनिकों को बलि का बकरा बनाना चाहता था। जब तक वह यहाँ से भाग सकता है, उसने कसम खाई कि वह इस घृणित अपराध के लिए मोडेक के साथ साथ पूरे निवान को भी भुगतान करेगा। सैनिकों का आरोप, रायन ने मोडेक पर तलवार तानते हुए दहाड़ लगाई, लेकिन पीछे से कोई आवाज न सुनकर उसकी भौहें चढ़ गईं। बेचैनी महसूस करते हुए वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि ढीठ गधे उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दृश्य देखते ही उसका जबड़ा खुल गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। पूरी जगह लाशों के पालने में बदल गई थी और खून एक छोटी नदी की तरह बह रहा था और खून से लथपथ होकर नदी के पानी में मिल गया। क्या बकवास है, वह चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर मैक्स, जो खून से लथपथ एक आदमी को लाश की तरह बाहर निकाल रहा था, उसने रायन की ओर देखा और अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, क्योंकि जब आप चिल्ला रहे थे तो मैं इस बदमाश को मारने में बहुत व्यस्त था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हा 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 हा। रायन के चेहरे पर हतप्रभ भाव देखकर मोडेक जोर से हंसा। ज्यादा मत सोचो, आप भी शीघ्र ही उनके साथ चलने वाले हैं, मोडेक ने अपनी तलवार वापस रखते हुए कहा। आपके सपनों में, रायन ने दहाड़ लगाई और मोडेक पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, उसे अपनी छाती पर एक जोरदार प्रहार महसूस हुआ और उसका शरीर चिथड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया। उसका शरीर कुछ मीटर तक घिसटते हुए जमीन से टकराया। जैसे ही वह अधिक खून खांसते हुए उठा, उसने देखा कि उसकी छाती की बनियान पर मुट्ठी के आकार का एक निशान दिखाई दे रहा है। वह खड़ा ही हुआ था कि मोडेक की छवि उसके सामने आ गई। उसकी मुट्ठी नीले रंग के साथ चमक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी मुट्ठी आभा से ढक गई है। फिस्ट ऑफ फ्यूरी, मोडेक चिल्लाया और रायन को कई बार मुक्का मारा। जैसे ही मोडेक ने गैटलिंग गन की तरह मुक्का मारा, एक ही पल में रायन पर सैकड़ों घूंसे मारे गए। रायन के शरीर से कई चटकने की आवाजें निकली क्योंकि मोडेक के घूंसे की श्रृंखला ने रायन की कई हड्डियां तोड़ दीं। फिस्ट ऑफ फ्यूरी एक ऐसी चीज थी जिसका आविष्कार मोडेक ने स्वयं किया था। जब कोई दूसरे को मुक्का मारता है तो उस व्यक्ति की आभा का एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर उस बिंदु पर प्रवेश कर जाता है जहां उसे मुक्का मारा गया था, और उसने मौके पर ही तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिससे शरीर अंदर से नष्ट हो गया। रायन को अपने शरीर के सभी हिस्सों से गहरा दर्द महसूस हुआ और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। मोडेक थोड़ा पीछे हट गया और अपनी दाहिनी मुट्ठी अपने कूल्हों के पास रख ली और मन को मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मोडेक के चारों ओर हवा का मंथन शुरू हो गया और उसकी मुट्ठी में आग लग गई, जो भयंकर रूप से चमकने लगी। मोडेक ने अपनी सारी ताकत निचोड़ने के लिए अपने शरीर को मोड़ते हुए अपना बायां कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने रायन पर मुक्का मारा। बूम! रायन को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उस पर असाधारण ताकत से प्रहार किया हो, जिसे उसका शरीर नियंत्रित नहीं कर पा रहा हो, जबकि उसकी दृष्टि पर अंधेरा छा गया हो। मोडेक के मुक्के के बल को रोकने में असमर्थ रायन का पूरा शरीर फट गया और खून की धुंध में बदल गया और उसका पूरा शरीर खून की धुंध में बदल गया। उसके पीछे एक दरार दिखाई दी जो नदी की ओर बढ़ी और पानी के छींटे पड़ने से एक दरार बन गई और एक पल के लिए इसे विभाजित कर दिया, जो कुछ समय बाद सामान्य हो गया। चुप रहो, मैं निश्चित रूप से बूढ़ा हो रहा हूँ, मोडेक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया, जिससे उसके पीछे के लोग आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देख रहे थे। उसकी बातें सुनकर उनके होंठ अनियंत्रित रूप से हिलने लगे। तुम बूढ़े हो रहे हो? क्या आजकल बूढ़े लोग इतने क्रूर होते हैं? आपने शत्रु का एक अंश भी नहीं छोड़ा और उसका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया। मोडेक ने उनकी अभिव्यक्ति देखी और चिल्लाया, समय बर्बाद करना बंद करो और भागो। शायद एमिडॉन को पहले ही हमारे महान कार्यों के बारे में पता चल गया होगा और उसने पहले ही हमारे लिए स्काउट्स भेज दिए होंगे। सबसे पहले भागो।
किले की चोटी पर भयंकर युद्ध हो रहा था। धमाका 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 धमाका, धातु के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ से एक मधुर आवाज़ निकली जो दीवार पर गूंज उठी। छोटे छोटे गड्ढों के साथ साथ दीवारों को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। धूल और मलबा चारों ओर उड़ गया और हवा का एक बुलबुला भयानक दबाव के साथ फूट पड़ा। दो मास्टर रैंक क्रिस्टीना से मुकाबला कर रहे थे और लड़ाई की गति नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी। कुछ ही सेकंड में उनकी तलवारें एक दूसरे से अनगिनत बार टकराईं। जैसे ही क्रिस्टीना ने उनके हमलों को रोका तो चारों ओर चिंगारियां उड़ गईं। वह पहले से ही खराब स्थिति में थी और उनमें से दो से लड़ने से वह बैकफुट पर आ गई। इसके अलावा उसके सीने में दर्द की जलन होने लगी क्योंकि उसकी चोट धीरे धीरे फिर से उभर रही थी। अब वह केवल यही कर सकती है कि वह लंबे समय तक कायम रहे और उन्हें थका दे। बचपन से ही उसका पूरा जीवन दृढ़ता पर आधारित था, इसलिए जब तक वह उनसे आगे निकल सकती थी वह उसकी जीत के प्रति आश्वस्त थी। उनके टकराव से एक बड़ा दबाव पैदा हुआ। युद्ध से रिसने वाली पीली और नीली ऊर्जा ने रक्षा दीवारों पर कई चौंकाने वाले निशान छोड़ दिए थे। मास्टर रैंक की ऊर्जाएं उनके शरीर को ढकने लगीं। वह विशाल जलती हुई ज्वाला के समान प्रतीत हो रही थी। उन दोनों ने अपने शरीर से निकल रही तेज गर्मी के कारण क्रिस्टीना को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपने हथियारों पर केंद्रित करते हुए वे एक विनाशकारी हमला करने और क्रिस्टीना को तुरंत बाहर निकालने के लिए तैयार थे। क्रिस्टीना की तलवार पीली चमक से चमक उठी और वह भी अपनी सारी ताकत झोंकने के लिए तैयार हो गई। हालांकि किसी के हस्तक्षेप के कारण उनकी लड़ाई रुक गई। बजना, एक बड़ी भारी तलवार कहीं से प्रकट हुई और जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक बड़ा झटका लगा जिसने दोनों पक्षों को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। पार्टियां आपस में टकराती उससे पहले ही अचानक किसी के आ जाने से वे रुक गईं। क्रिस्टीना ने अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस करते हुए भौहें चढ़ा ली और अजनबी की शक्ल देखकर अपनी तलवार घुमाने ही वाली थी। वह उस आदमी के अचानक सामने आने से चौंक गई क्योंकि वह अपने बगल में आए आदमी को पहचान नहीं पाए और अवचेतन प्रतिक्रिया के कारण उसने अपनी तलवार खींच ली। लेकिन उसकी हरकतें रुक गईं और उसके शरीर में झटका लगा और उसे अपने शरीर में गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई। लड़ाई के कारण उसे जो छोटे घाव और चोटें लगी थीं वे ठीक होने लगीं और उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह पुनर्जीवित हो गई हो और उसका शरीर जीवन शक्ति से भर गया हो। उस स्थान पर बहने वाली अव्यवस्थित हवा ने उसके चेहरे को ढंकने वाले बालों को हटा दिया और उसके चिकने नाजुक सुंदर चेहरे को उजागर कर दिया और ठंडी अभिव्यक्ति ने उसके अलौकिक स्वभाव को दिखाते हुए एक स्वर्गीय स्पर्श जोड़ा जिसने एलेक्स का ध्यान आकर्षित किया। हेलमेट के छेद से उसने गंभीर भाव से क्रिस्टीना की ओर देखा। उसे ठीक करते समय वह देख सकता था कि क्रिस्टीना को एक चोट लगी थी जिससे उसका पद गुरु से घटकर शिष्य बन गया था। एलेक्स ने निष्कर्ष निकाला कि यह अनुष्ठान के कारण हो सकता है। अनुष्ठान ने सभी को प्रभावित किया था, लेकिन रिया अपनी महाकाव्य रैंक के कारण बिना किसी प्रभाव के जीवित रहने में सक्षम थी। रिया ने उससे कहा था कि अनुष्ठान के बाद उसे महसूस हो रहा है कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है, हालांकि अब तक वह गायब हो चुका था। ये दूसरों के लिए नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा किनले की सेना छोड़ने से पहले वह अपंग थी और उसे अपनी खराब स्थिति में भी अपनी योद्धा यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ी। उसने उसे अपने जीवन काल का एक हिस्सा देने की पेशकश की थी जिसने उसकी आत्मा को घायल कर दिया था। उच्च क्षेत्र के योद्धाओं का जीवन काल अधिक होता था और चूंकि क्रिस्टीना का क्षेत्र गिर गया था, इसलिए उसका जीवन काल छोटा हो गया था और उसे उस स्थिति में भी उसमें से कुछ हिस्सा उसे देना पड़ा। एलेक्स को अपने सीने में गहरा दर्द महसूस हुआ और उसने क्रिस्टीना की ठंडी और अलग थलग छवि को देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। मेरी पत्नियों ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, एलेक्स मन ही मन बुदबुदाया, यह महसूस करते हुए कि निगाहें उसकी ओर निर्देशित हैं। क्रिस्टीना ने अजीब भाव से बख्तरबंद आदमी की ओर देखा। जैसे ही उसने अपनी ओर घूरती हुई लाल आंखों की जोड़ी को देखा, उसे लगा कि उसने उन आंखों को कहीं और देखा है, लेकिन वह उन्हें याद नहीं कर सकी। क्रिस्टीना ने शायद पहले ही उस आदमी का हाथ हटा दिया था जिसने उसे छुआ था, लेकिन वह रुक गई क्योंकि उसे समझ आया कि इस आदमी ने एक उपचार जादू किया था जो काफी अविश्वसनीय था। आखिरकार किसी को उपचार तत्व वाला व्यक्ति शायद ही कभी मिल पाता है जिसका उपयोग ज्यादातर मौलवियों और पुजारियों द्वारा किया जाता है, जो कि काफी दुर्लभ है। आप कौन हैं? क्रिस्टीना ने ठंडे भाव से पूछा। मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं जिसने अपनी पत्नी को इतना कष्ट पहुंचाया। लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो क्या मुझे अपनी गलती नहीं सुधारनी चाहिए? क्या ये सही नहीं है, मेरी प्यारी पत्नी क्रिस्टीना? एलेक्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बड़ी तलवार की ओर चल दिया, जबकि क्रिस्टीना को चकित भाव से उसकी चौड़ी पीठ को देखने के लिए छोड़ दिया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।